व्यावसायिक नैतिकता अधिवक्ताओं के लिए संगणना पद्धति एवं अधिवक्ताओं तथा न्यायालयों का संबंध। प्रोफेशनल एथिक्स अकाउंटेंसी फॉर लॉयर्स एंड बार बेंच रिलेशंस। प्रश्न 1, व्यावसायिक नैतिकता से आप क्या समझते हैं? विवेचना कीजिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोफेशनल एथिक्स? डिस्कस। उत्तर, व्यावसायिक नैतिकता का अर्थ। मीनिंग ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स। व्यावसायिक नैतिकता को विधि द्वारा परिभाषित नहीं किया गया है। वकालत के व्यवसाय के क्षेत्र में व्यावसायिक नैतिकता उसे कहा जा सकता है जो कि अधिवक्ताओं द्वारा अपने कर्तव्यों का पालन करते समय तथा अधिकारों का उपयोग करते समय अपनाई जाती है। यह ऐसी आचरण संहिता है जिसके अधीन प्रत्येक अधिवक्ता कार्य करते हुए अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन करता है और अपनी प्रतिष्ठा को उच्च बनाए रखते हुए धन अर्जन करता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति नागेश्वर प्रसाद के अनुसार विधि व्यवसाय के संदर्भ में व्यावसायिक नैतिकता वह लिखित अथवा अलिखित संहिता है जो विधि व्यवसाय के अपने प्रति, अपने पक्षकार के प्रति, अपने विरोधी पक्ष तथा न्यायालय के प्रति व्यवहार को संचालित करती है। I shall define this professional ethics as a code of conduct for regulating the behavior of a practicing lawyer towards his client, his adversary in law and towards the court. विधि व्यवसाय दुनिया का सर्वाधिक स्वतंत्र व्यवसाय है। स्वतंत्रता ही इस व्यवसाय की आधारशिला है। इस व्यवसाय में ज्ञान, कुशलता, परिश्रम, मानवीय मेल मिलाप, मानसिक क्षमता, मस्तिष्क की उपयोगिता आदि तत्वों का सम्मिश्रण होता है जो व्यक्ति को उच्चता प्रदान करता है। व्यक्ति की यही उच्चता उसे सदाचार की ओर भी ले जा सकती है। अधिवक्ता को कदाचार करने से रोकने के लिए तथा अपने व्यवसाय को ईमानदारी से चलाने के लिए जो नियमों की संहिता है वही व्यावसायिक नैतिकता कहलाती है। पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति B0P0 सिंह का कहना है कि वकालत का व्यवसाय से ही उच्च स्तरीय बौद्धिक एवं नैतिक व्यवसाय माना जाता रहा है। समाज में अधिवक्ताओं का प्रतिष्ठित स्थान रहा है, अतः उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे विधि व्यवसाय के प्रति निष्ठावान रहें। उन्होंने इस बात पर खेद व्यक्त किया है कि आज विधि व्यवसाय जनता में अपनी साख खो रहा है। विधि व्यवसाय का स्तर दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। न्यायमूर्ति B0P0 सिंह के यह विचार वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सोच का विषय है। अधिवक्ताओं से समाज को बड़ी आशाएं हैं। न्याय प्रशासन भी अधिवक्ताओं से कई अपेक्षाएं रखता है। अधिवक्ताओं से यह अपेक्षा की जाती है कि वे ऐसा कोई काम नहीं करें जो न्यायालय के अवमान, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अथवा वृत्तिक कदाचार, प्रोफेशनल मिसकॉन्डक्ट की परिधि में आता हो। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति S0C0 अग्रवाल ने कहा है कि अधिवक्ता न्यायालय के अधिकारी होते हैं, उन्हीं में से न्यायाधीशों को चुना जाता है। अतः उनसे ऐसे आचरण की आशा की जाती है कि भविष्य में उनकी सत्यनिष्ठा पर कोई उंगली न उठा सके। उनका कर्तव्य है कि मामलों में सुनवाई में वे केवल पक्षकार के प्रति ही नहीं बल्कि न्यायालय एवं विपक्ष के प्रति भी सत्यनिष्ठा तथा ईमानदारी का परिचय दें। जधारा बनाम मुस्तफा हाजी मोहम्मद यूसुफ ए 1993 SC 1535 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि अधिवक्ताओं का व्यवसाय अत्यंत गरिमा और गुणवत्ता का व्यवसाय है। विधि व्यवसाय की गुणवत्ता की सर्वोच्चता को बनाए रखना प्रत्येक अधिवक्ता का कर्तव्य है। इन विनय चंद्र मिश्रा ए 1995 SC 2348 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह विचार व्यक्त किया है कि अधिवक्ता न्यायालय में ऐसा आचरण करे जो उनके पद की गरिमा के अनुकूल हो। अधिवक्ता से यह अपेक्षा की जाती है कि वह कभी भी न्यायालय में अपना संतुलन न खोए। फ्रांसिस बेकन के अनुसार न्यायालय न्याय के पवित्र मंदिर हैं। न्यायालय कक्ष में अनुशासन बनाए रखना न्यायालय के लिए अपेक्षित है। न्याय प्रशासन तभी सुचारू रूप से चल सकता है जबकि न्यायिक प्रक्रिया गरिमा के साथ संचालित हो। इस प्रकार अधिवक्ताओं से अपने वृत्तिक आचार संहिता, प्रोफेशनल एथिक्स का पालन किए जाने की अपेक्षा की जाती है। व्यावसायिक नैतिकता कायम रख करके ही अधिवक्ता न्याय का मार्ग प्रशस्त रख सकता है और इससे उसके कार्य, व्यवहार और आचरण में किसी भी व्यक्ति को कोई शंका तथा आपत्ति नहीं होगी। प्रश्न 2, विधिक व्यवसाय क्या है? भारत में विधिक व्यवसाय के इतिहास पर लेख लिखिए। व्हाट इज लीगल प्रोफेशन? राइट एन एसे ऑन द हिस्ट्री ऑफ लीगल प्रोफेशन इन इंडिया। उत्तर, विधिक व्यवसाय क्या है? व्हाट इज लीगल प्रोफेशन? विधि बहुत जटिल होती है। अधिनियमों तथा नियमों की भाषा अत्यंत जटिल होती है जिस कारण उसे समझना आसान नहीं होता है। इन अधिनियमों को समझने के लिए योग्य व्यक्ति की आवश्यकता होती है जो कि अधिवक्ता कहलाता है। इस प्रकार सरल भाषा में कहा जा सकता है कि अधिवक्ता द्वारा विधि का प्रयोग करके जो व्यवसाय किया जाता है वह विधि व्यवसाय कहलाता है। अधिवक्ता का ये कर्तव्य होता है कि वह व्यक्तियों को विधि पर सलाह दे तथा उसके बदले में वह अपनी फीस या मेहनताना ले सके। इसी व्यवसाय को विधि व्यवसाय कहा जाता है। विधि व्यवसाय की विशेषताएं। फीचर्स ऑफ लीगल प्रोफेशन। विधि व्यवसाय की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। 1. यह एक विस्तृत व्यवसाय है। 2. यह एक स्वतंत्र व्यवसाय है जिसमें सेवा भावना प्रमुख होती है। 3. इसमें व्यवसायी को मानव के विभिन्न समव्यवहारों का ज्ञान रखना होता है। 4. व्यवसाय विभिन्न प्रकार के विश्वास के रिश्तों में बंधा रहता है। 5. इस व्यवसाय में व्यवसाय का विज्ञापन तथा दलालों का उपयोग करना नीति विरुद्ध माना जाता है। 6. इस व्यवसाय में बार एवं बेंच के साथ अच्छे संबंध होते हैं। भारत में विधिक व्यवसाय का इतिहास। हिस्ट्री ऑफ लीगल प्रोफेशन इन इंडिया। हिंदू काल में विधिक व्यवसाय का कोई अस्तित्व नहीं था क्योंकि उस समय राजा सर्वोपरि था तथा वही न्यायविद हुआ करता था। राजा निर्णय के लिए अपने सलाहकारों की मदद लेता था, परंतु ऐसी कोई संस्था नहीं थी जो कि विधि को व्यवसाय के रूप में मान्यता देती हो। विधि व्यवसाय का सृजन काल ब्रिटिश भारत में हुआ। ब्रिटिश भारत में विधिक व्यवसाय लीगल प्रोफेशन इन ब्रिटिश इंडिया। प्रारंभिक ब्रिटिश काल में विधिक व्यवसाय को ज्यादा महत्व नहीं दिया गया क्योंकि उस समय कंपनी का शासनकाल था। ब्रिटिश भारत में विधिक व्यवसाय के इतिहास को जानने के लिए हम इसे निम्न भागों में विभाजित कर सकते हैं। 1. मेयर कोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर के अधीन विधि व्यवसाय लीगल प्रोफेशन अंडर मेयर्स कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर। ब्रिटिश भारत में 1726 में राजपथ द्वारा प्रथम बार मेयर न्यायालयों की स्थापना कलकत्ता, बंबई तथा मद्रास प्रेसिडेंसी नगरों में की गई जो कि न्यायिक प्रक्रिया का अनुसरण करते थे तथा जो कि इंग्लैंड के न्यायालयों के न्यायतुल्य थे। इस
राजपत्र के बाद और राजपत्र आए जिनके द्वारा विधिक व्यवसाय को बल मिला, परंतु विधिक व्यवसाय को एक सुनियोजित ढांचा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट तथा 1774 के चार्टर द्वारा मिला। इनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। 1774 का चार्टर एक न्यायिक चार्टर था जिसका उद्देश्य न केवल कलकत्ते में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करना था, अपितु भारत में ब्रिटिश अदालतों तथा कंपनी अदालतों की विधियों तथा प्रक्रियाओं में सुधार लाना भी था। 2. कंपनी न्यायालयों में विधि व्यवसाय लीगल प्रोफेशन अंडर कंपनीज कोड। उपरोक्त के बाद भी विधि व्यवसाय सुव्यवस्थित नहीं हो सका। 1793 में विधि व्यवसाय को एक सुनियमित व्यवस्था प्राप्त हुई, क्योंकि 1793 के रेगुलेशन द्वारा बंगाल में सदर दीवानी अदालत के लिए वकीलों को प्रथम बार सूचीबद्ध किया गया। 1814 के बंगाल रेगुलेशन 27 में विधिक व्यवसाय के संबंध में कतिपय उपबंध बनाए गए जिन्हें 1833 के रेगुलेशन द्वारा लागू किया गया। उपरोक्त सब के बाद 1846 में लीगल प्रैक्टिशनर्स एक्ट बनाया गया। इसमें स्पष्ट किया गया कि भारत में ब्रिटिश सम्राट के न्यायालयों में सूचीबद्ध वकील ही कार्य कर सकेंगे। इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के अटॉर्नी तथा बैरिस्टर कंपनी की सदर अदालतों में भी अभिवचन कर सकते थे। लीगल प्रैक्टिशनर्स एक्ट 1853 ने सुप्रीम कोर्ट के अटॉर्नी और बैरिस्टर को कंपनी की किसी भी सदर अदालत में अभिवचन करने का अधिकार प्रदान किया, परंतु भारतीय वकीलों को सुप्रीम कोर्ट में अभिवचन करने का अधिकार प्रदान नहीं किया गया। 3. भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के अधीन विधि व्यवसायिक प्रोफेशन अंडर द इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861। ब्रिटिश भारत में भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 पारित होने के बाद प्रत्येक प्रेसिडेंसी नगर अस्तु कलकत्ता, बंबई तथा मद्रास प्रत्येक में एक हाईकोर्ट की स्थापना की गई तथा सुप्रीम कोर्ट तथा सदर अदालतों को समाप्त किया गया। विभिन्न राजपत्रों द्वारा इन उच्च न्यायालयों को वकील, अटॉर्नी एवं एडवोकेट को सूचीबद्ध करने तथा अनुमोदित करने की शक्ति प्रदान की गई। इस प्रकार इन न्यायालयों में सूचीबद्ध व्यक्ति ही वकालत कर सकते थे। 4. लीगल प्रैक्टिशनर्स एक्ट 1879 के अधीन विधि व्यवसायिक लीगल प्रोफेशन अंडर द लीगल प्रैक्टिशनर्स एक्ट 1879। ब्रिटिश भारत में सन 1879 में लीगल प्रैक्टिशनर्स एक्ट पारित किया गया। इसके द्वारा विधि व्यवसाय को 2 वर्गों में बांटा गया। 1. एडवोकेट। 2. वकील। एडवोकेट आयरलैंड या इंग्लैंड का बैरिस्टर या स्कॉटलैंड के एडवोकेट संकाय का सदस्य होता था। वकील वे सदस्य होते थे जो कि भारतीय विश्वविद्यालयों से विधि स्नातक होते थे। 5. इंडियन बार काउंसिल एक्ट 1926 के अंतर्गत विधिक व्यवसायिक प्रोफेशन अंडर द इंडियन काउंसिल एक्ट 1926-1923 में सर एडवर्ड चाम्यार की अध्यक्षता में इंडियन बार कमेटी गठित की गई। इस कमेटी को भारतीय स्तर पर बार के गठन तथा हाईकोर्ट के लिए अखिल भारतीय स्तर पर काउंसिल की स्थापना के गठन के लिए सुझाव देना था। इस कमेटी ने विधि व्यवसाय के एक वर्ग को मान्यता देने की बात कही तथा कहा विधि व्यवसाय के लिए एक वर्ग ही होना चाहिए, उसे एडवोकेट कहा जाना चाहिए। इस कमेटी के सुझावों को लागू करने के लिए इंडियन बार काउंसिल एक्ट 1926 पारित किया गया। यह एक्ट भी विधि व्यवसायियों को संतुष्ट करने में सफल नहीं रहा, क्योंकि मुफस्सिल कोर्ट में कार्य करने वाले वकील तथा मुख्तार इसके क्षेत्र में नहीं आते थे। स्वतंत्र भारत में विधि व्यवसायिक लीगल प्रोफेशन इन इंडिपेंडेंट इंडिया। स्वतंत्रता के बाद 1951 में न्यायमूर्ति S0R0 दास की अध्यक्षता में अखिल भारतीय विधिक कमेटी की स्थापना की गई। इस कमेटी ने अखिल भारतीय बार काउंसिल तथा स्टेट बार काउंसिल की स्थापना की सिफारिश की। इस कमेटी ने बार काउंसिल को अधिक शक्ति देने की बात भी कही। 6. अधिवक्ता अधिनियम द एडवोकेट्स एक्ट 1961 के अंतर्गत विधि व्यवसाय। इस अधिनियम का उद्देश्य विधि व्यवसाय संबंधी विधि को संकलित और संशोधित करना और बार काउंसिल तथा अखिल भारतीय बार काउंसिल की स्थापना करने के उपबंध करना था। वर्तमान में यह एक्ट संपूर्ण भारत में प्रभावशील है। प्रश्न 3. अधिवक्ता कौन है? अधिवक्ता के रूप में नामांकन के लिए क्या योग्यताएं हैं? Who is an advocate? What are the qualifications to be enrolled as an advocate? और अधिवक्ता अधिनियम 1961 के अधीन अधिवक्ताओं के पंजीकरण के संबंध में दिए गए उपबंधों की विवेचना कीजिए। Discuss the provisions regarding the registration of advocate given under the Advocate Act 1961. और विधिक व्यवसाय के लिए क्या योग्यताएं हैं? What are the qualifications for the legal profession? उत्तर: अधिवक्ता कौन है? Who is an advocate? अधिवक्ता से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जो किसी राज्य विधिज्ञ परिषद में नामांकित होकर किसी न्यायालय में किसी अन्य व्यक्ति के निमित्त वक्तव्य देता है अथवा बोलता है अथवा पैरवी करता है। अन्य व्यक्ति की ओर से पैरवी करने हेतु अधिकृत व्यक्ति को अधिवक्ता कहा गया है। न्यायालयों में पक्षकारों की ओर से पैरवी इन्हीं अधिवक्ताओं द्वारा की जाती है। अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 2(1) में अधिवक्ता की परिभाषा दी गई है। इसके अनुसार अधिवक्ता से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जिसका नाम इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन अधिवक्ता नामावली में प्रविष्ट हो। इसी प्रकार धारा 2(1) के अंतर्गत विधि व्यवसाय की परिभाषा दी गई है। इसके अनुसार विधि व्यवसाय से अभिप्राय उच्च न्यायालय के किसी अधिवक्ता अथवा वकील तथा प्लीडर, मुख्तार अथवा राजस्व अभिकर्ता से है। इन दोनों परिभाषाओं से यह स्पष्ट हो जाता है कि अधिवक्ता वही व्यक्ति हो सकता है जिसका नाम अधिवक्ता अधिनियम 1961 के उपबंधों के अधीन अधिवक्ता नामावली में प्रविष्ट हो। अधिवक्ता अधिनियम 1961 अधिवक्ताओं को 2 वर्गों में विभाजित करता है। 1. वरिष्ठ अधिवक्ता सीनियर एडवोकेट। 2. अन्य अधिवक्ता वे व्यक्ति जिन्हें अधिवक्ता के रूप में प्रविष्ट किया जा सकता है। Persons who may be admitted as advocates. 1. इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए कोई व्यक्ति किसी राज्य नामावली में अधिवक्ता के रूप में प्रविष्ट किए जाने के लिए अर्हित तभी होगा जब वह निम्नलिखित शर्तें पूरी करे, अर्थात और वह भारत का नागरिक हो, परंतु इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी अन्य देश का राष्ट्रिक किसी राज्य नामावली में अधिवक्ता के रूप में उस दशा में प्रविष्ट किया जा सकेगा जब सम्यक रूप से अर्हित भारत के नागरिक उस अन्य देश में विधि व्यवसाय करने के लिए अनुज्ञात हों। B. उसने 21 वर्ष की आयु पूरी कर ली है। C. उसने भारत के राज्य क्षेत्र के किसी विश्वविद्यालय से 12 मार्च 1967 से पूर्व विधि की उपाधि प्राप्त कर ली है, या
ई किसी ऐसे क्षेत्र के जो भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा परिनिश्चित भारत के भीतर 15 अगस्त 1947 के पूर्व समाविष्ट था, किसी विश्वविद्यालय से उस तारीख के पूर्व विधि की उपाधि प्राप्त कर ली है, या ई उपखंड ई1 में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय विधि विषय में 3 वर्ष के पाठ्यक्रम को पूरा करने के पश्चात भारत के किसी ऐसे विश्वविद्यालय से जिसे भारतीय विधिज्ञ परिषद द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए मान्यता प्राप्त है, 12 मार्च 1967 के पश्चात विधि की उपाधि प्राप्त कर ली है, या ई1 विधि विषय में ऐसा पाठ्यक्रम पूरा करने के पश्चात जिसकी अवधि शिक्षण वर्ष 1967-68 या किसी पूर्ववर्ती शिक्षण वर्ष से आरंभ होकर 2 शिक्षण वर्षों से कम की न हो, भारत के किसी ऐसे विश्वविद्यालय से जिसे भारतीय विधिज्ञ परिषद द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए मान्यता प्राप्त है, विधि की उपाधि प्राप्त कर ली है, या इफ किसी अन्य दशा में भारत के राज्य क्षेत्र से बाहर के किसी विश्वविद्यालय से विधि की उपाधि प्राप्त की है, यदि उस उपाधि को इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए भारतीय विधिज्ञ परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त है, या वह बैरिस्टर है और उसे 31 दिसंबर 1976 को या उसके पूर्व विधि व्यवसाय वर्ग में लिया गया है, अथवा वह मुंबई अथवा कलकत्ता के अटॉर्नी के रूप में नामांकन के लिए मुंबई या कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा विनिर्दिष्टाबद्ध शिक्षार्थी की परीक्षा या किसी अन्य परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुका है, अथवा उसने विधि में ऐसी अन्य विदेशी अर्हता प्राप्त कर ली है जिसे इस अधिनियम के अधीन अधिवक्ता के रूप में प्रवेश पाने के प्रयोजन के लिए भारतीय विधिज्ञ परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त है। डी वह ऐसी अन्य शर्तें पूरी करता है जो इस अध्याय के अधीन राज्य विधिज्ञ परिषद द्वारा बनाए गए नियमों में विनिर्दिष्ट की जाए। ए उसने नामांकन के लिए भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के अधीन प्रभार्य स्टाम्प शुल्क यदि कोई हो और राज्य विधिज्ञ परिषद के संदेह की नामांकन फीस दे दी है, परंतु जहां ऐसी व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है और ऐसे प्राधिकारी से जो विहित किया जाए उस आशय का प्रमाण पत्र पेश करता है, वहां उसके द्वारा राज्य विधिज्ञ परिषद को संदेह नामांकन फीस होगी। स्पष्टीकरण इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए किसी व्यक्ति को भारत के किसी विश्वविद्यालय से विधि की उपाधि प्राप्त उस तारीख से समझा जाएगा जिस तारीख को उस उपाधि की परीक्षा के परिणाम विश्वविद्यालय द्वारा अपनी सूचना पट पर प्रकाशित किए जाते हैं या अन्यथा ये घोषित किया जाता है कि उसने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। 2. उपधारा 1 में किसी बात के होते हुए भी कोई वकील या प्लीडर जो विधि स्नातक है राज्य नामावली में अधिवक्ता के रूप में प्रविष्ट किया जा सकता है यदि वह और इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार ऐसे नामांकन के लिए आवेदन नियत दिन से 2 वर्ष के भीतर न कि उसके पश्चात करता है, और बी उपधारा 1 के खंड ए बी डी और 1 में विनिर्दिष्ट शर्तें पूरी करता है। 3. उपधारा 1 में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जो और कम से कम 3 वर्ष तक वकील या प्लीडर या मुख्तार रहा हो या किसी विधि के अधीन किसी भी समय किसी उच्च न्यायालय के जिसके अंतर्गत भूतपूर्व भाग का राज्य का उच्च न्यायालय भी है या किसी संघ राज्य क्षेत्र में न्यायिक आयुक्त के न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में नामांकन किए जाने का हकदार था, या किसी विधि के उपबंधों के आधार पर चाहे अभिवचन द्वारा या कार्य द्वारा या दोनों के द्वारा विधि व्यवसाय करने के लिए अधिवक्ता से भिन्न रूप में 1 दिसंबर 1961 के पूर्व हकदार था, या जो इस प्रकार हकदार होता यदि वह उस तारीख को लोक सेवा में न होता, या सी भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा परिनिश्चित बर्मा में समाविष्ट किसी क्षेत्र के किसी उच्च न्यायालय का 1 अप्रैल 1937 के पूर्व अधिवक्ता था, या डी भारतीय विधिज्ञ परिषद द्वारा इस निमित्त बनाए गए किसी नियम के अधीन अधिवक्ता के रूप में नामांकित किए जाने के लिए हकदार रहा है। किसी राज्य नामावली में अधिवक्ता के रूप में प्रविष्ट किया जा सकेगा यदि वह इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार ऐसे नामांकन के लिए आवेदन करता है, और ई उपधारा 1 के खंड ए बी डी और 1 में विनिर्दिष्ट शर्तें पूरी करता है। अधिवक्ता अधिनियम की धारा 33 में यह स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति किसी न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय करने का हकदार नहीं होगा जिसका नाम अधिवक्ता अधिनियम के अंतर्गत अधिवक्ता नामावली में प्रविष्ट किया गया न हो। राजेंद्र सिंह बनाम दाशून्य सुरेंद्र सिंह 1982 CR LJ 3749 MP के मामले में अभिनिर्धारित किया गया कि विधि व्यवसाय एक आदर्श व्यवसाय है। इस व्यवसाय के लिए विशिष्ट बुद्धिमत्ता एवं प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। अधिवक्ता को गरिमा, शालीनता एवं अनुशासन के साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन करना होता है। अधिवक्ताओं की अपनी एक आचार संहिता है, अतः कोई भी व्यक्ति तब तक विधि व्यवसाय नहीं कर सकता है जब तक कि उसके पास निर्धारित शैक्षणिक योग्यता न हो, और यदि वह अधिवक्ता नामावली में नाम प्रविष्ट कराए बिना विधि व्यवसाय करता है तो उसे अधिनियम की धारा 45 के अंतर्गत दोषी सिद्ध किया जा सकता है। नीलगिरी बार एसोसिएशन बनाम T0 के 0 महालिंगन 1998 CR LR 247 SC के मामले में प्रत्यर्थी के पास न तो विधि स्नातक की उपाधि थी और न ही उसका नाम अधिवक्ता नामावली में प्रविष्ट था, फिर भी वह लगातार 8 वर्षों तक न्यायालयों में वकालत करता रहा। जब उसका अभियोजन किया गया तो उसने अपने अपराध की स्वीकारोक्ति की। विचारण न्यायालय ने उसे परिवीक्षा का लाभ दिया। उच्च न्यायालय ने भी परिवीक्षा के आदेश को यथावत रखा, लेकिन जब यह मामला उच्चतम न्यायालय में विचारण के लिए प्रस्तुत किया गया तो उच्चतम न्यायालय ने ऐसे व्यक्ति को परिवीक्षा का लाभ देना उचित नहीं माना और प्रत्यर्थी को 6 माह के कठोर कारावास तथा 5,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया। जुर्माना जमा नहीं कराए जाने पर 3 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई। उच्चतम न्यायालय ने यह भी अवलोकन किया कि वकालत का व्यवसाय एक आदर्श एवं पवित्र व्यवसाय है। अधिवक्ता का समाज में अपना एक विशिष्ट स्थान है। जनसाधारण अधिवक्ता को आदर की दृष्टि से देखता है। ऐसी स्थिति में यदि कोई व्यक्ति इस व्यवसाय की प्रतिष्ठा को आघात पहुंचाने वाला कार्य करता है तो ऐसा व्यक्ति किसी सहानुभूति का पात्र नहीं रह जाता है। ऐसे व्यक्तियों के लिए कठोर दंड ही उचित दंड है। इस प्रकार उपरोक्त सभी विधि व्यवस्थाओं एवं विनिर्णयों से यह स्पष्ट है कि विधि व्यवसाय केवल अधिकृत व्यक्तियों द्वारा ही किया जाना चाहिए। कोई भी व्यक्ति जिसके पास विधि स्नातक की उपाधि न हो और अधिवक्ता नामावली में जिसका नाम प्रविष्ट न हो, उसे विधि व्यवसाय नहीं करना चाहिए। यदि वह बिना विधि स्नातक की उपाधि धारण किए तथा अपना नामांकन बिना किसी बार काउंसिल में नामांकित कराए विधिक व्यवसाय करता है तो एडवोकेट्स एक्ट के अंतर्गत उसे दंडित किया जा सकता है।
प्रश्न 4, राज्य विधिज्ञ परिषद अधिवक्ताओं की नामावली किस प्रकार बनाती है? हाउ स्टेट बार काउंसिल मेंटेन्स द रोल ऑफ एडवोकेट्स? उत्तर, अधिवक्ताओं की नामावली। रोल ऑफ एडवोकेट्स। धारा 17 के अनुसार प्रत्येक राज्य विधिज्ञ परिषद अधिवक्ताओं की ऐसी नामावली तैयार करेगी और रखेगी जिसमें 1. ऐसे सभी व्यक्तियों के नाम और पते दर्ज किए जाएंगे जो नियत दिन के ठीक पूर्व बार काउंसिल ऑफ इंडिया 1926 के अधीन उच्च न्यायालय की अधिवक्ता नामावली में अधिवक्ता के रूप में दर्ज थे, और इसके अंतर्गत उन व्यक्तियों के नाम और पते भी होंगे जो भारत के नागरिक होते हुए अगस्त 1947 के पूर्व उक्त अधिनियम के अधीन अधिवक्ता के रूप में ऐसे क्षेत्र में नामांकित थे जो उक्त तारीख के पूर्व भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा परिनिश्चित क्षेत्र में समाविष्ट थे, और जो विधिज्ञ परिषद की अधिकारिता के पूर्व भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा परिनिश्चित क्षेत्र में समाविष्ट थे, और जो विधिज्ञ परिषद की अधिकारिता के भीतर विधि व्यवसाय करने का अपना आशय विहित रूप में किसी भी समय अभिव्यक्त करें। 2. ऐसे सभी अन्य व्यक्तियों के नाम और पते होंगे जो राज्य विधिज्ञ परिषद की नामावली में नियत दिन को या उसके पश्चात इस अधिनियम के अधीन अधिवक्ता के रूप में प्रविष्ट किए गए हों। अधिवक्ताओं की प्रत्येक ऐसी नामावली के 2 भाग होंगे। प्रथम भाग में वरिष्ठ अधिवक्ताओं के नाम होंगे और दूसरे भाग में अन्य अधिवक्ताओं के नाम। किसी राज्य विधिज्ञ परिषद द्वारा इस धारा के अधीन तैयार की गई और रखी गई अधिवक्ताओं की नामावली के प्रत्येक भाग में प्रविष्टियां ज्येष्ठता के क्रम से होंगी, और किसी ऐसे नियम के अधीन रहते हुए जो भारतीय विधिज्ञ परिषद द्वारा इस निमित्त बनाया जाए, ऐसी ज्येष्ठता निम्नलिखित रूप में अवधारित की जाएगी। 1. निर्दिष्ट किसी अधिवक्ता की ज्येष्ठता भारतीय विधिज्ञ परिषद अधिनियम 1926 के अधीन उसके नामांकन की तारीख के अनुसार अवधारित की जाएगी। 2. किसी ऐसे व्यक्ति की ज्येष्ठता जो नियत दिन के ठीक पूर्व उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठ अधिवक्ता था, राज्य नामावली के प्रथम भाग में प्रयोजनों के लिए ऐसे सिद्धांतों के अनुसार अवधारित की जाएगी जिन्हें भारतीय विधिज्ञ परिषद अधिनियम 1926 विनिर्दिष्ट करे। 3. किसी अन्य व्यक्ति की ज्येष्ठता जो नियत दिन को या उसके पश्चात वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामांकित किया गया है या अधिवक्ता के रूप में प्रविष्ट किया गया है, ऐसे नामांकन या प्रवेश की तारीख के आधार पर अवधारित की जाएगी। 4. किसी नामांकित अटर्नी की चाहे वह अधिवक्ता संशोधन अधिनियम 1980 के प्रारंभ के पूर्व या पश्चात नामांकित हो, ज्येष्ठता अधिवक्ता के रूप में उस तारीख के अनुसार अवधारित की जाएगी जो उसके अटर्नी के रूप में नामांकित किए जाने की तारीख हो। प्रश्न 4, एक राज्य की नामावली से दूसरे राज्य की नामावली में अधिवक्ता के नाम के अंतरण संबंधी प्रावधानों को समझाइए। एक्सप्लेन द प्रोविजंस फॉर ट्रांसफर ऑफ नेम ऑफ एन एडवोकेट फ्रॉम वन स्टेट रोल टू अनदर स्टेट रोल। उत्तर, एक राज्य की नामावली से दूसरे राज्य की नामावली में नाम का अंतरण। ट्रांसफर ऑफ नेम फ्रॉम वन स्टेट रोल टू अनदर स्टेट रोल। एक राज्य की नामावली से दूसरे राज्य की नामावली में अधिवक्ता के नाम का अंतरण धारा 18 के प्रावधानों के अनुसार हो सकता है। धारा 18 के अनुसार धारा 17 में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जिसका नाम किसी राज्य विधिज्ञ परिषद की नामावली में अधिवक्ता के रूप में दर्ज है, अपना नाम उस स्टेट बार काउंसिल की नामावली से किसी अन्य राज्य विधिज्ञ परिषद की नामावली में अंतरित कराने के लिए विहित रूप में भारतीय विधिज्ञ परिषद को आवेदन कर सकेगा, और ऐसे आवेदन की प्राप्ति पर भारतीय विधिज्ञ परिषद ये निर्देश देगी कि ऐसे व्यक्ति का नाम किसी फीस के संदाय के बिना प्रथम वर्णित राज्य विधिज्ञ परिषद की नामावली से हटाकर उस अन्य राज्य विधिज्ञ परिषद की नामावली में दर्ज किया जाए, और संबद्ध राज्य विधिज्ञ परिषद ऐसे निर्देश का अनुपालन करेगी। परंतु जहां अंतरण के लिए ऐसा कोई आवेदन ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया है जिसके विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाही लंबित है, या जहां किसी अन्य कारण से भारतीय विधिज्ञ परिषद को यह प्रतीत होता है कि अंतरण के लिए आवेदन सद्भावपूर्वक नहीं किया गया और अंतरण नहीं किया जाना चाहिए, वहां भारतीय विधिज्ञ परिषद आवेदन करने वाले व्यक्ति को इस निमित्त अभ्यावेदन करने का अवसर देने के पश्चात आवेदन नामंजूर कर सकेगी। शंकाओं को दूर करने के लिए इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि जहां उपधारा 1 के अधीन किसी अधिवक्ता द्वारा किए गए आवेदन पर उसका नाम एक राज्य विधिज्ञ परिषद की नामावली से किसी अन्य राज्य विधिज्ञ परिषद की नामावली में अंतरित किया जाता है, वहां उस पश्चात कथित नामावली में उसकी वही ज्येष्ठता बनी रहेगी जिसका वह पूर्ववर्ती नामावली में हकदार था। धारा 19 के अनुसार प्रत्येक राज्य विधिज्ञ परिषद इस अधिनियम के अधीन अपने द्वारा पहली बार बनाई गई अधिवक्ताओं की नामावली की एक अधिप्रमाणित प्रति भारतीय विधिज्ञ परिषद को भेजेगी, और उसके पश्चात नहीं, ऐसी नामावली में किए गए सभी परिवर्तन और परिवर्धन उनके किए जाने के पश्चात यथाशक्य शीघ्र बार काउंसिल ऑफ इंडिया को संसूचित करेगी। प्रश्न 5, अधिवक्ताओं के अधिकारों की विवेचना कीजिए। डिस्कस द राइट्स ऑफ एडवोकेट्स। और न्याय प्रशासन में अधिवक्ताओं की अहम भूमिका होती है, इस कथन के परिप्रेक्ष्य में अधिवक्ताओं के विभिन्न अधिकारों को स्पष्ट कीजिए। एडवोकेट हैव इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप विद द जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट गिविंग वेरियस राइट्स ऑफ द एडवोकेट्स। उत्तर, अधिवक्ताओं के अधिकार। राइट्स ऑफ एडवोकेट्स। अधिवक्ता अपने पक्षकारों की पैरवी अच्छी तरह कर सके तथा वे स्वतंत्र व निष्पक्ष रूप से न्यायालय के समक्ष अपनी बात रख सके, इसके लिए अधिवक्ताओं को कई अधिकार प्रदान किए गए हैं। 1. पैरवी करने का अधिकार। अधिवक्ताओं का सर्वप्रथम अधिकार न्यायालयों में पैरवी से अभिप्राय किसी मामले में अपने पक्षकार का प्रतिनिधित्व करना है। अधिवक्ता ही अपने पक्षकार की बात न्यायालय के समक्ष रखता है। ये कहना गलत नहीं होगा कि अधिवक्ता मामले में पक्षकारों का अभिकर्ता अथवा प्रतिनिधि होता है। पैरवी करने का अधिकार केवल विहित योग्यता प्राप्त अधिवक्ताओं को ही प्राप्त होता है। ऐसा व्यक्ति जो कम से कम विधि स्नातक है तथा जिसने बार काउंसिल से सनद प्राप्त कर रखी है, वही व्यक्ति न्यायालयों में पैरवी करने का हकदार होता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो न तो विधि स्नातक है न ही जिसके पास सनद है, वह न्यायालय में पैरवी नहीं कर सकता है। अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 45 के अंतर्गत विधि विरुद्ध विधि व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों के लिए 6 माह के कारावास के दंड का प्रावधान किया गया है। 2. पक्षकारों की ओर से राजीनामा आदि करने का अधिकार। अधिवक्ताओं व पक्षकारों की ओर से किसी मामले में राजीनामा आदि करने का अधिकार भी दिया गया है। कोई भी अधिवक्ता अपने पक्षकारों से निर्देश प्राप्त करके किसी मामले में राजीनामा पेश कर सकता है। उस राजीनामे का वही प्रभाव होता है जैसा पक्षकारों द्वारा राजीनामा किए जाने का होता है।
सामान्यतया वकालतनामे में इस बात का भी उल्लेख कर दिया जाता है कि अधिवक्ताओं को अपने पक्षकार की ओर से राजीनामा करने का अधिकार होगा। इस प्रकार का प्राधिकार पक्षकार की ओर से अधिवक्ता को दिया जाता है। 3. न्यायालय में बैठने का अधिकार। अधिवक्ताओं को पैरवी के दौरान न्यायालय में समुचित स्थान पर बैठने का भी अधिकार है। कोई भी अधिवक्ता अपने मामले की सुनवाई की प्रतीक्षा के दौरान न्यायालय में की गई बैठक व्यवस्था में स्थान पाने का हकदार होता है। इस बात का उल्लेख इसलिए किया जा रहा है कि एक मामले में यह प्रश्न उठा था कि क्या किसी पक्षकार की अपेक्षा अधिवक्ता को न्यायालय में बैठने का पहले हक है। केरल उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि न्यायालयों में बैठने का पहला हक अधिवक्ता का है। कोई भी अन्य व्यक्ति तब तक स्थान पाने का हकदार नहीं होता जब तक अधिवक्ता खड़ा होता है। इसका मुख्य कारण यह है कि अधिवक्ताओं को न्यायालय का अधिकारी माना गया है। उनका समाज में एक विशिष्ट स्थान होता है, अतः यह उचित है कि न्यायालय की बैठक व्यवस्था में अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा अधिवक्ताओं को प्राथमिकता दी जावे। 4. निरीक्षण करने का अधिकार। अधिवक्ताओं को अपने पक्षकारों से संबंधित किसी पत्रावली, दस्तावेज आदि का निरीक्षण करने का अधिकार होता है। वे नियमानुसार शुल्क जमा कराकर न्यायालय की अनुमति से पत्रावली, दस्तावेजों आदि का निरीक्षण कर सकते हैं। उल्लेखनीय है कि निरीक्षण के दौरान वे पत्रावलियों, दस्तावेजों आदि पर किसी प्रकार की लिखावट नहीं लिख सकते हैं और न ही उनमें किसी की काटछांट कर सकते हैं। उन्हें पत्रावलियों व दस्तावेजों को अक्षुण्ण रखते हुए निरीक्षण करना होता है। 5. प्रतिलिपि प्राप्त करने का अधिकार। अधिवक्ताओं को अपने पक्षकारों से संबंधित मामलों में किसी कार्यवाही, दस्तावेज, आदेशों, निर्णयों अथवा डिक्री आदि की प्रतिलिपि प्राप्त कर सकते हैं। वे निर्धारित शुल्क जमा कर नियमानुसार ऐसी प्रतिलिपियां प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए अधिवक्ताओं को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करना होता है। आवश्यक मामलों में विशेष शुल्क देकर शीघ्रता से प्रतिलिपि प्राप्त की जा सकती है। 6. विनिर्णय प्रस्तुत करने का अधिकार। अधिवक्ता अपने मामले में पैरवी के दौरान उच्च अथवा उच्चतम न्यायालय के पूर्व निर्णयों को पेश कर सकता है। ऐसे पूर्व निर्णय, आदेश, निर्णय अथवा डिक्री पारित करते समय न्यायालयों द्वारा विचार में लिए जाते हैं। यद्यपि ऐसे विनिर्णय हमेशा बहस के दौरान ही प्रस्तुत कर दिए जाने चाहिए, लेकिन यदि उस समय उपलब्ध नहीं हो तो न्यायालय की अनुमति के बाद में भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं। 7. ब्रीफ पेश करने का अधिकार। कई बार अधिवक्ता किसी कार्य के कारण से न्यायालय में उपस्थित नहीं हो पाते हैं। ऐसी स्थिति में वे अपनी ओर से उपस्थिति देने हेतु किसी अन्य अधिवक्ता को ब्रीफ कर सकते हैं। ऐसा ब्रीफ न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने पर उस अधिवक्ता की उपस्थिति क्षम्य कर दी जाती है। 8. कमिश्नर नियुक्त होने का अधिकार। अधिवक्ताओं को एक अधिकार यह भी दिया गया है कि वे किसी मामले में साक्ष्य लेने हेतु अथवा किसी स्थान, लेखा, फर्म आदि का निरीक्षण करने हेतु कमिश्नर के रूप में नियुक्त हो सकते हैं। ऐसे मामलों में न्यायालय द्वारा उनको उचित पारिश्रमिक भी दिलाया जाता है। अधिवक्ता न्यायालय के कमिश्नर के रूप में नियुक्त हो सकते हैं। ऐसे मामलों में न्यायालय द्वारा उनको उचित पारिश्रमिक भी दिलाया जाता है। अधिवक्ता को न्यायालय के कमिश्नर को अपनी अधिकारिता में रहकर कार्य करना होता है और उसी के अनुरूप अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है। 9. विधिक संसूचनाओं का अधिकार। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 126 में यह प्रावधान किया गया है कि यदि अधिवक्ताओं को पैरवी के दौरान अपने पक्षकारों से किसी भी प्रकार की सूचना, साक्ष्य आदि मिलती है तो अधिवक्ता को ऐसी सूचना अथवा साक्ष्य को प्रकट करने के लिए विवश नहीं किया जा सकता है। ऐसी सूचनाओं को गोपनीय सूचना माना गया है। यदि अधिवक्ताओं को इन्हें प्रकट करने के लिए बाध्य किया जाता है तो इससे पक्षकारों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना रहती है। इसलिए अधिवक्ताओं को यह महत्वपूर्ण अधिकार दिया गया है कि उन्हें ऐसी सूचनाओं को प्रकट करने के लिए विवश नहीं किया जा सकता है। 10. न्यायालय द्वारा प्रापक रिसीवर नियुक्त होने का अधिकार। कई विवादास्पद मामलों में वादग्रस्त संपत्ति की सुरक्षा हेतु सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत रिसीवर की नियुक्ति की जाती है। दंड प्रक्रिया संहिता में भी इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। रिसीवर के रूप में अधिवक्ता को नियुक्त किया जा सकता है। ये न्यायालय की विवेकाधीन शक्ति है कि वह किस अधिवक्ता को रिसीवर के रूप में नियुक्त करे। ऐसे रिसीवर को न्यायालय के आदेश द्वारा समुचित पारिश्रमिक भी दिलाया जाता है। 11. पारिश्रमिक प्राप्त करने का अधिकार। अधिवक्ताओं को अपने पक्षकारों की ओर से पैरवी बाबत पारिश्रमिक पाने का अधिकार है। यद्यपि पक्षकारों का ये कर्तव्य है कि वे अधिवक्ताओं को अनुबंधित पारिश्रमिक का यथासमय संदाय करें, लेकिन यदि कोई पक्षकार समय पर पारिश्रमिक का संदाय नहीं करता है अथवा संदाय करने से इनकार करता है तो अधिवक्ता ऐसे पारिश्रमिक को विधि के अनुसार वसूल कर सकता है। कई बार ऐसा भी पाया जाता है कि जब तक एक अधिवक्ता के पारिश्रमिक का संदाय नहीं कर दिया जाता है तब तक दूसरा अधिवक्ता उस पक्षकार के मामले में पैरवी नहीं करता है। यह विधि व्यवसाय की आचार संहिता के अनुरूप है। 12. शपथ आयुक्त के रूप में नियुक्त होने का अधिकार। न्यायिक कार्यवाही के दौरान प्रस्तुत किए जाने वाले शपथ पत्रों को अभिप्रमाणित करने के लिए अधिवक्ता शपथ आयुक्त के रूप में नियुक्त होने का अधिकार भी रखते हैं। सामान्यतया ऐसी नियुक्ति सिविल एवं आपराधिक मामलों में जिला न्यायाधीश द्वारा और राजस्व मामलों में कलेक्टर द्वारा की जाती है। यह एक परंपरा है कि शपथ आयुक्त के पद पर सामान्यतया कनिष्ठ अधिवक्ताओं को नियुक्त किया जाता है। 13. नोटरी पब्लिक के रूप में नियुक्त होने का अधिकार। शपथ पत्र, दस्तावेज आदि अभिप्रमाणित करने के लिए सामान्यतया नोटरी पब्लिक की नियुक्ति की जाने का भी प्रावधान है। ऐसी नियुक्ति समुचित सरकार द्वारा प्रत्येक न्यायालय मुख्यालय पर की जाती है। अर्हता प्राप्त अधिवक्ताओं को नोटरी पब्लिक के पद पर नियुक्त होने का अधिकार है। वे ऐसी नियुक्ति के लिए विहित प्रारूप में नियमानुसार आवेदन कर सकते हैं। 14. सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 3 के अंतर्गत अधिवक्ता के अधिकार। अधिवक्ता के अधिकार के संदर्भ में सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का आदेश 3 अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस आदेश में अधिवक्ताओं को पक्षकारों का अभिकर्ता अथवा प्रतिनिधि माना गया है। अधिवक्ता अपने पक्षकारों की ओर से न्यायालय में उपस्थिति दे सकते हैं। सुनवाई के दौरान किसी भी प्रकार का आवेदन पत्र, दस्तावेज, राजीनामा आदि प्रस्तुत कर सकते हैं। अधिवक्ता को वादी, प्रतिवादी अथवा अभियुक्त के उपस्थित नहीं होने पर उनकी ओर से उपस्थिति माफ कराने का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत करने का अधिकार है। साथ ही अधिवक्ताओं को न्यायालय के निर्णयों, आदेशों एवं डिक्रियों के विरुद्ध अपील या पुनरावलोकन अथवा पुनरीक्षण करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का अधिकार प्राप्त है।
किसी पक्षकार की मृत्यु हो जाने पर वे मृतक पक्षकारों की ओर से वैध प्रतिनिधियों को जोड़े जाने का प्रार्थना पत्र भी दे सकते हैं। इस प्रकार मामले की पैरवी के दौरान अधिवक्ता अपने पक्षकारों के निमित्त से वे सारे कार्य कर सकते हैं जो स्वयं पक्षकार द्वारा किए जा सकते हैं अथवा जो पक्षकारों के हित में है। 15. अधिवक्ताओं पर सम्मन आदि की तामील। यहाँ पर भी उल्लेखनीय है कि किसी मामले में विचारण के दौरान किसी कार्यवाही में किसी सम्मन आदि की तामील पक्षकार की ओर से उसके अधिवक्ता पर की जा सकती है। आदेश 3 के नियम 3 में इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। प्रश्न 6. एक अधिवक्ता को कुशल एवं सफल होने के लिए किन विशेषताओं की आवश्यकता है? What qualities an advocate should have to become able and successful? और एक अधिवक्ता में क्या विशेषताएं होनी चाहिए? What qualifications a lawyer should possess? और एक सफल एवं कुशल अधिवक्ता के गुणों का वर्णन कीजिए। Describe the qualities of a successful and able advocate. उत्तर एक कुशल एवं सफल अधिवक्ता के गुण। Qualities of an able and successful advocate. विधि व्यवसाय उतना आसान नहीं है जितना इसे समझा जाता है। यह अत्यंत जोखिम भरा कार्य है। इस व्यवसाय में सफलता के लिए अधिवक्ता का सभी दृष्टि से कुशल एवं निपुण होना आवश्यक है। सामान्यतया एक सफल अधिवक्ता के लिए निम्नांकित बातें अपेक्षित हैं। 1. ईमानदारी ऑनेस्टी। अधिवक्ता का सर्वप्रथम गुण उसका अपने व्यवसाय के प्रति ईमानदार होना है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि विधि व्यवसाय में वही व्यक्ति उत्कर्ष पर पहुंचा है जो ईमानदारी का उपासक रहा है। ईमानदारी केवल व्यवसाय के प्रति ही नहीं अपितु न्यायालयों और पक्षकारों के प्रति भी होना आवश्यक है। जहां कहीं व्यक्ति ईमानदारी के पथ से विचलित होने लगता है वहीं उसके व्यवसाय का पतन प्रारंभ हो जाता है। अतः ईमानदारी के लिए यह आवश्यक है कि अधिवक्ता किसी भी परिस्थिति में अपने मार्ग से विचलित न हो। 2. साहस करज। सफलता का दूसरा बिंदु साहस है। साहस से अभिप्राय अपने पक्ष को निडरता एवं निर्भीकता से प्रस्तुत करता है। साथ ही सम और विषम परिस्थितियों में धैर्य रखना भी है। हम ये जानते हैं कि कई मामलों में अधिवक्ताओं को सफलता भी मिलती है और कई मामलों में असफलता भी। जब कभी भी किसी मामले में असफलता मिले तो अधिवक्ता को धैर्य नहीं खोना चाहिए। साहस से प्रतिकूल निर्णयों के विरुद्ध अपील की तैयारी करनी चाहिए। साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि अधिवक्ताओं में न्यायालयों के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अदम्य साहस भी होना चाहिए। उससे यह अपेक्षा की जाती है कि वह न्यायालय के समक्ष किसी भी बात को रखने में संकोच नहीं करे। साहसी अधिवक्ता ही विधि व्यवसाय में सफलता की सीढ़ियां तय कर सकता है। 3. उद्यम इंडस्ट्रियस्ट। विधि व्यवसाय की सफलता का तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु परिश्रम अर्थात उद्यम है। ऐसा कहा जाता है कि जो अधिवक्ता जितना अधिक परिश्रम करता है उसे उतनी ही अधिक सफलता मिलती है। विधि व्यवसाय में अधिवक्ताओं को वाद तथा परिवाद तैयार करने से लेकर निर्णय तक अनेक स्तरों से गुजरना होता है। हर स्तर पर अधिवक्ता के ज्ञान की परीक्षा होती है। इस परीक्षा में वह तभी सफलता पा सकता है जब वह अत्यधिक उद्यम करे। यहाँ ये भी कहना उचित होगा कि न्यायालयों में उपस्थित होने से पूर्व अधिवक्ता को अपने मामले की पूर्ण तैयारी कर लेनी चाहिए। उसे स्थगन में कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। सामान्यतया स्थगन वही अधिवक्ता चाहता है जो परिश्रम करने से कतराता है। कुल मिलाकर परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। यह अधिवक्ता के लिए एक आदर्श सूत्र है। एक अच्छा अधिवक्ता वह माना जाता है जिसकी वाणी में चातुर्य हो अर्थात जिसमें समय के अनुकूल बोलने की क्षमता हो, वह नपे तुले शब्दों का प्रयोग करता हो, साथ ही जिसका विनोदी स्वभाव हो। ये कहना गलत नहीं होगा कि कई बार विधि व्यवसाय बड़ा नीरसा लगता है। व्यक्ति इस व्यवसाय से कई बार ऊब भी जाता है। ऐसी स्थिति में अधिवक्ता के लिए यह आवश्यक है कि वह समय समय पर मनोविनोद करता रहे ताकि वह न्यायालयों का मन जीत सके। विनोदी स्वभाव कई बार न्यायालय का वातावरण खुशनुमा करने में भी सहायक हो जाता है। न्यायालय में कटुभाषा से बचना भी आवश्यक है। जो व्यक्ति विनोदी स्वभाव का है वह कटुभाषा का प्रयोग नहीं करेगा। 4. सरल एवं सौम्य स्वभाव। सिंपल एंड सोबर नेचर। अधिवक्ता को अपने स्वभाव में हमेशा सौम्यता का परिचय देना चाहिए। अधिवक्ता का स्वभाव जितना शांत एवं सौम्य होगा न्यायालय उससे उतना ही प्रभावित होगा। न्यायालय में उसका आचरण न्यायोचित हो, वह अपनी बात को बड़ी सरलता से और सहज भाव से कहे। अधिवक्ता को कभी भी क्रोध अथवा प्रमाद नहीं करना चाहिए। जहां कहीं अधिवक्ता क्रोध अथवा प्रमाद कर बैठता है वहां वह अपने मामलों में कमजोर पड़ जाता है। B. मलिक ने अपनी पुस्तक आर्ट ऑफ लॉयर में लिखा है कि अधिवक्ता को न्यायालय से विवाद करने अथवा तुच्छ बातों पर झगड़ने या क्रोध करने में कोई लाभ नहीं होता। अतः अधिवक्ता को सदैव सौम्य एवं सरल स्वभाव का होना चाहिए। 5. विधिक ज्ञान एवं सोच। लीगल नॉलेज और कॉन्सेप्ट। सफलता के लिए अधिवक्ता का विधिक ज्ञान ठोस एवं सुदृढ़ होना आवश्यक है। इसके लिए अधिवक्ता की न केवल मामले के तथ्यों की पकड़ होना अपेक्षित है अपितु उसे कानूनी पहलुओं का ज्ञान होना भी आवश्यक है। यदि अधिवक्ता को कानून का पूर्ण ज्ञान नहीं है तो वह अपने व्यवसाय में कभी सफल नहीं हो सकता। 6. मानव स्वभाव का ज्ञान। नॉलेज ऑफ ह्यूमन नेचर। अधिवक्ता के लिए यह भी आवश्यक है कि उसे मानव स्वभाव का पूर्ण ज्ञान हो। यह इसलिए आवश्यक है क्योंकि अधिवक्ता का कई व्यक्तियों से संपर्क एवं सामना होता है। पक्षकारों से, न्यायिक अधिकारियों से, सहयोगी अधिवक्ताओं से, साक्षियों से, कर्मचारियों से, अधिकारियों से एवं जनसाधारण से। इन व्यक्तियों के संपर्क में आने तथा उनसे अपना साध्य पूरा करने के लिए यह आवश्यक है कि उनसे उनके स्वभाव के अनुसार व्यवहार किया जावे। यदि किसी व्यक्ति के स्वभाव के प्रतिकूल व्यवहार किया जाता है तो वह व्यक्ति कभी अधिवक्ता की मदद नहीं करता। 7. अभिव्यक्ति की कला। आर्ट ऑफ एक्सप्रेशन। अधिवक्ता में किसी बात को अभिव्यक्त करने की चतुरता होना बहुत आवश्यक है। इसे हम अभिव्यक्ति की कला भी कह सकते हैं। किसी बात को जितनी सुंदर भाषा में और प्रभावी रूप से कहा जाएगा वह उतनी ही सार्थक सिद्ध होगी। इसके लिए आवश्यक है कि अधिवक्ता का भाषा पर अधिकार हो, उसकी अभिव्यक्ति का तरीका कलात्मक हो। कई बार न्यायालय का मन जीतने के लिए अभिव्यक्ति अत्यंत उपयोगी एवं सार्थक सिद्ध हो जाती है। B. मलिक ने अपनी कृति आर्ट ऑफ लॉयर में यह भी उल्लेख किया है कि जिस अधिवक्ता का भाषा पर अधिकार व नियंत्रण होता है वह व्यक्ति उतना ही सम्मान का पात्र समझा जाता है। प्रश्न 7. और एक अधिवक्ता के सामान्य कर्तव्यों की विवेचना कीजिए। डिस्कस द जनरल ड्यूटीज ऑफ एन एडवोकेट। उत्तर। अधिवक्ता के सामान्य कर्तव्य।
जनरल ड्यूटीज ऑफ एन एडवोकेट। अधिवक्ता का कार्य एक पवित्र कार्य है जिसे समर्पित भाव से किया जाना चाहिए। किसी मामले में पैरवी करने के लिए अधिवक्ता को अनेक अधिकार दिए गए हैं, उसी प्रकार उस पर अनेक कर्तव्य भी आरोपित किए गए हैं। ये कर्तव्य निम्नलिखित हैं। 1. अपने मुवक्किल के मामले की पैरवी करना। अधिवक्ताओं का सबसे पहला कर्तव्य अपने पक्षकारों के मामले की पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से पैरवी करना है। अधिवक्ता को सदैव इस बात के लिए प्रयासरत रहना होता है कि मामले में उसके पक्षकार की विजय हो। यदि अधिवक्ता अपने पक्षकारों की पैरवी में शिथिलता अथवा लापरवाही बरतता है तो वह वृत्तिक अवचार का दोषी भी हो जाता है। अब तो कई मामलों में यह अभिनिर्धारित किया जा चुका है कि यदि कोई अधिवक्ता जानबूझकर अपने पक्षकारों के मामलों की पैरवी में लापरवाही बरतता है तो ऐसे अधिवक्ता के विरुद्ध उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही की जा सकती है। इस प्रकार अधिवक्ता का एक कर्तव्य बन जाता है कि वह पूर्ण निष्ठा से अपने मुवक्किल के मामले की पैरवी करे। 2. अनावश्यक शुल्क वसूल न करना। अधिवक्ताओं का यह भी कर्तव्य है कि वे अपने पक्षकारों से केवल वही शुल्क वसूल करें जो दोनों के बीच तय हुआ हो। अधिवक्ता पक्षकारों से अनावश्यक शुल्क वसूल नहीं कर सकते हैं। यदि करते हैं तो यह भी अधिवक्ता का एक अवचार ही माना जाएगा। जब कोई व्यक्ति अपने मामलों में अधिवक्ता की नियुक्ति करता है तभी दोनों पक्षों के बीच शुल्क आदि की शर्त तय हो जाती है। वकालतनामे में इस बात का उल्लेख किया जाता है। अतः एक बार शुल्क तय हो जाने के पश्चात अधिवक्ता को उसी शुल्क की सीमा में रहकर मामले की पैरवी करनी चाहिए। 3. पक्षकारों की ओर से उपस्थिति देना। अधिवक्ताओं का यह भी कर्तव्य है कि वे न्यायालय में अपने पक्षकारों की ओर से उपस्थिति दें। यदि किसी तिथि पर पक्षकार उपस्थित नहीं होता है तो अधिवक्ता को समय पर न्यायालय में उपस्थित होकर अपने पक्षकार की उपस्थिति को माफ करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना चाहिए। ऐसा न हो कि पक्षकार भी उपस्थित न रहे और अधिवक्ता भी उपस्थित न रहे। एक मामले में तो यहां तक कहा गया है कि आपराधिक मामले में अधिवक्ताओं को दिन प्रतिदिन न्यायालय में उपस्थिति देनी चाहिए। 4. मिथ्या एवं कूटरचित दस्तावेज आदि प्रस्तुत न करना। अधिवक्ताओं का यह कर्तव्य है कि वे किसी भी मामले में अपने पक्षकारों की तरफ से किसी भी प्रकार के मिथ्या अथवा कूटरचित दस्तावेज आदि प्रस्तुत न करें। यदि कोई अधिवक्ता इस प्रकार के दस्तावेज प्रस्तुत करता है तो ऐसे अधिवक्ता के विरुद्ध भी नियमानुसार कार्यवाही की जा सकती है। साथ ही अधिवक्ता अधिनियम के अंतर्गत ऐसे अधिवक्ताओं को कदाचार के लिए दोषी भी ठहराया जा सकता है। अतः अधिवक्ताओं को इस प्रवृत्ति से सदैव बचते रहना चाहिए। 5. पक्षकारों द्वारा दी गई राशि को नहीं रोकना। जहां न्यायालय में जमा कराने के लिए पक्षकारों द्वारा कोई धनराशि अधिवक्ता को दी गई हो तो अधिवक्ता का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह इस राशि को यथासमय न्यायालय में जमा कराए। यदि कोई अधिवक्ता ऐसी राशि को न्यायालय में जमा नहीं कराता है और उसे अपने पास रोक लेता है तो ऐसे अधिवक्ता के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है। कई बार देखा जाता है कि किराएदारी के मामलों में किराएदारों द्वारा किराए की राशि न्यायालय में जमा कराने के लिए अधिवक्ताओं को दी जाती है, लेकिन अधिवक्ता न्यायालय में जमा नहीं कराकर उसे अपने उपयोग में ले लेते हैं। इससे किराएदारों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, वह चूककर्ता हो जाता है। अतः ऐसे मामलों व अन्य मामलों में भी अधिवक्ता का एक कर्तव्य है कि वह इस प्रकार की राशि को बीच में ही रोके नहीं। 6. पक्षकारों की संपत्ति को क्रय न करना। अधिवक्ताओं से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वे पक्षकारों की वादग्रस्त संपत्ति को न तो क्रय करें। यदि कोई अधिवक्ता वादग्रस्त संपत्ति को अपने लाभ के लिए क्रय कर लेता है तो इसे अधिवक्ता का वृत्तिक कदाचार माना जाएगा। ऐसे अधिवक्ता को अधिवक्ता अधिनियम के अंतर्गत दंडित किया जा सकता है। 7. न्यायालय की गरिमा को बनाए रखना। अधिवक्ताओं का यह कर्तव्य है कि वे न्यायालय की गरिमा को बनाए रखें। ऐसा कोई भी कार्य न करें जिससे न्यायालय की गरिमा को ठोस लगे। जैसा कि हम जानते हैं कि अधिवक्ता भी न्यायालय के अधिकारी माने जाते हैं, न्याय प्रशासन में उनका भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। ऐसी दशा में अधिवक्ताओं का यह कर्तव्य बन जाता है कि वे न्यायालय की गरिमा को अक्षुण्ण बनाए रखें। अधिवक्ता को चाहिए कि जिस किसी भी न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो रहा है उसका सम्मान करे और उसकी गरिमा के अनुसार व्यवहार करे। 8. अन्य कोई व्यवसाय न करना। अधिवक्ताओं का यह कर्तव्य है कि वे अपने विधि व्यवसाय के साथ साथ अन्य कोई ऐसा व्यवसाय नहीं करें जिससे विधि व्यवसाय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। विधि व्यवसाय एक पूर्णकालिक व्यवसाय है, इसमें अधिवक्ताओं को पूरा समय देना होता है। अतः यह आवश्यक है कि अधिवक्ता को अन्य कोई व्यवसाय करने की अनुमति नहीं दी जावे। यदि अधिवक्ता अन्य कोई व्यवसाय करने लगता है तो इससे वह विधि व्यवसाय के साथ न्याय नहीं कर पाएगा। अतः अधिवक्ताओं को पूर्ण समर्पित भाव से विधि व्यवसाय में लगे रहना चाहिए। विधि व्यवसाय पूर्णकालिक व्यवसाय है, इस व्यवसाय के साथ साथ कोई अंशकालिक व्यवसाय नहीं किया जा सकता। 9. अनावश्यक स्थगन न लेना। अधिवक्ताओं का यह कर्तव्य है कि वह मामले की पैरवी में सदैव तत्परता बरतें। न्यायालय से अनावश्यक स्थगन नहीं लें। त्वरित न्याय के लिए ऐसा किया जाना आवश्यक है। कई बार ये देखा जाता है कि अधिवक्ता अनावश्यक स्थगन लेकर मामले में विचारण को लंबित करते हैं। इस प्रवृत्ति से न्याय में विलंब होता है, अतः इस प्रवृत्ति को सदैव टाला जाना चाहिए। 10. विपक्ष के साथ दुरभिसंधि न करना। अधिवक्ताओं का यह भी कर्तव्य है कि जिस पक्षकार के मामलों की वे पैरवी कर रहे हैं उसके प्रति पूर्ण निष्ठावान रहें। इसके लिए यह आवश्यक है कि अधिवक्ताओं को विपक्ष के साथ न तो दुरभिसंधि करनी चाहिए और न ही उनसे ऐसा कोई अवैध लाभ प्राप्त करना चाहिए जिससे उनके पक्षकारों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। 11. बार बेंच के बीच सौम्य संबंध बनाए रखना। अधिवक्ताओं से यह अपेक्षा की जाती है कि वे बार बेंच के बीच सदैव मधुर संबंध बनाए रखें। वे ऐसा कोई कार्य नहीं करें जिससे बार और बेंच के बीच संबंधों में दरार पड़े। बार और बेंच न्याय प्रशासन के दो आवश्यक घटक हैं, अतः यदि दोनों के बीच अलगाव, विलगाव अथवा सौहार्द उत्पन्न हो जाता है तो न्याय प्रशासन कार्य नहीं कर सकता। अतः न्याय प्रशासन को गतिशील बनाए रखने के लिए बार एवं बेंच के बीच अच्छे संबंध बनाए रहना आवश्यक है। 12. पक्षकारों को गलत राय न देना। अधिवक्ताओं का यह भी कर्तव्य है कि वे अपने पक्षकारों को कभी भी गलत राय न दें। यदि कोई अधिवक्ता अपने पक्षकार का मामला हार जाता है तो अधिवक्ता का यह कर्तव्य है कि वह अपने पक्षकार को निर्णय के विरुद्ध अपील, पुनरीक्षण, पुनरावलोकन आदि की राय दे। इस संदर्भ में अधिवक्ता का यह भी कर्तव्य बन जाता है वह अपील, पुनरीक्षण, पुनरावलोकन आदि के लिए समय पर न्यायालय से निर्णय, आदेश अथवा डिक्री की प्रतिलिपि प्राप्त करे और समय पर उन्हें न्यायालय में प्रस्तुत करे।
13. न्यायालय में अपने पक्ष में निर्णय के लिए अवैध रूप से लेन देन न करना। अधिवक्ताओं का ये कर्तव्य है कि वे पैरवी के दौरान किसी भी कार्य को जल्दी कराने अथवा अपने पक्ष में कराने के लिए किसी भी प्रकार का अवैध लेन देन नहीं करें। अवैध लेन देन से अभिप्राय यह है कि वह किसी को भी किसी प्रकार की रिश्वत, परितोषण आदि न दें। 14. अन्य महत्वपूर्ण कर्तव्य। उपरोक्त कर्तव्यों के अतिरिक्त अधिवक्ताओं के और भी कई महत्वपूर्ण कर्तव्य हैं। संक्षेप में ये कहा जा सकता है कि अधिवक्ताओं को वह सारे कार्य करने चाहिए जो उनके पद की गरिमा के अनुकूल हों, जैसे 1. अधिवक्ता न्यायालय में सदैव निर्धारित पोशाक में आएं। 2. अधिवक्ता न्यायालय में समय पर उपस्थित हो जाएं। 3. अधिवक्ता न्यायालय में अनावश्यक विलंब को टालें आदि। प्रश्न 7. एक अधिवक्ता के न्यायालय के प्रति क्या कर्तव्य हैं? समझाइए। What are the duties of an advocate towards the court? Explain. और एक अधिवक्ता के लिए क्या यह उचित है कि वह न्यायालय के अधीनस्थ की तरह व्यवहार करे? भारतीय विधिज्ञ परिषद द्वारा जो नियम अधिवक्ता आचार संहिता के अंतर्गत बनाए गए हैं उन्हें ध्यान में रखकर उत्तर दीजिए। Is it proper for an advocate to behave as a subordinate to the court? Answer this question in reference to professional ethics as framed by the Bar Council of India. उत्तर। अधिवक्ता के न्यायालय के प्रति कर्तव्य। Duties of an advocate towards the court. एक अधिवक्ता के न्यायालय के प्रति क्या क्या कर्तव्य हैं, उनका उल्लेख बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा अधिवक्ता अधिनियम की धारा 49(1)(c) के अंतर्गत बनाए गए नियम 1 से 10 तक में किया गया है। ये कर्तव्य निम्नलिखित हैं। 1. अपने मामले की प्रस्तुति तथा किसी न्यायालय के समक्ष अन्यथा किसी कार्य करने के दौरान एक अधिवक्ता आत्मसम्मान एवं मर्यादा के साथ आचरण करेगा। जब कभी किसी न्यायिक अधिकारी के विरुद्ध गंभीर शिकायत के उचित आधार हैं, तो उचित प्राधिकारी को अपनी शिकायत जमा करने का उसका अधिकार एवं कर्तव्य होगा। D0P0 चड्ढा बनाम बार काउंसिल ऑफ हरियाणा 2001 SCC 221 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि अधिवक्ता का ये न्यायालय के प्रति कर्तव्य है कि वह न्यायालय को विधि की सही स्थिति से अवगत कराए, चाहे वह निर्णय उसके मुवक्किल के पक्ष में भी वह न हो। 2. एक अधिवक्ता न्यायालयों के प्रति आदरपूर्ण दृष्टिकोण इस बात को मस्तिष्क में रखते हुए पोषित करेगा कि एक स्वतंत्र समुदाय के चलते रहने के लिए न्यायिक पद की मर्यादा आवश्यक है। 3. किसी गैर कानूनी अथवा अनुचित साधनों द्वारा कोई अधिवक्ता न्यायालय के विनिश्चय को प्रभावित नहीं करेगा। किसी लंबित मामले से सम्मिलित न्यायाधीश से निजी संसूचनाओं की मनाही है। 4. अधिवक्ता अपने मुवक्किल को तीखी और अनुचित कार्य करने के लिए अथवा न्यायालय से संबंधित कोई चीज करने से प्रतिपक्षी अधिवक्ता या प्रतिपक्षी गणों का जो अधिवक्ता एवं नैतिक रूप से न करना उचित समझता है, विरोध करने से संयमित तथा रोकेगा। अधिवक्ता उस मुवक्किल का प्रतिनिधित्व नहीं करेगा जो ऐसे अनुचित कार्य को करने का हट करता है। वह स्वयं को मुवक्किल का मात्र प्रवक्ता नहीं समझेगा तथा पत्राचार में संयमित भाषा के प्रयोग पर स्वयं के विवेक बुद्धि का प्रयोग, अभिवचन में गंदा आचरण तथा न्यायालयों में बहस के दौरान गुस्से भरी भाषा का प्रयोग नहीं करेगा। 5. अधिवक्ता सदैव विहित पोशाक में ही न्यायालय में प्रस्तुत होगा और उसकी प्रस्तुति सदैव उपयुक्त होगी। 6. अधिवक्ता अधिनियम की धारा 30 में उल्लिखित किसी न्यायालय, अधिकरण अथवा अधिकार के समक्ष प्रस्तुति कार्य करने, अभिवचन अथवा अभ्यास करने के लिए प्रविष्ट नहीं करेगा। यदि एकमात्र अथवा उसका कोई सदस्य उस अधिवक्ता के संग पिता, पुत्र, प्रपौत्र, चाचा, भाई, भतीजा, प्रथम चचेरा भाई बहन, पति, दादा, पुत्र, पत्नी, माँ, बेटी, बहन, चाची, भतीजी, ससुर, दामाद, पुत्रवधू तथा भाभी के रूप में संबंधित है। 7. एक अधिवक्ता न्यायालय के अतिरिक्त ऐसे समारोह के अवसरों तथा ऐसे स्थानों पर जहां भारतीय विधिज्ञ परिषद या न्यायालय जैसा विहित करे को छोड़कर अन्यत्र कहीं भी गाउन नहीं पहनेगा। 8. एक अधिवक्ता किसी संगठन अथवा किसी संस्था, समाज अथवा निगम की कार्य समिति का सदस्य है तो वह ऐसे संगठन अथवा संस्था, समाज अथवा निगम के पक्ष से अथवा विरोध में किसी न्यायालय अथवा अधिकरण अथवा अन्य किसी प्राधिकार में अथवा समक्ष प्रस्तुत नहीं होगा। कार्य समिति चाहे जिस भी नाम से उसे पुकारा जाए, में कोई समिति अथवा व्यक्तियों के निकाय सम्मिलित होगी जिसमें कुछ समय के लिए संगठन अथवा संस्था, समाज या निगम के कार्यों की सामान्य व्यवस्था निहित है, बशर्ते कि यह नियम न्याय मित्र के रूप में प्रस्तुत होने वाले ऐसे किसी सदस्य को अथवा विधिज्ञ परिषद समाविष्ट विधि सोसाइटी अथवा विधिज्ञ संगम की ओर से बिना किसी उपयोजित नहीं करेगा। 9. एक अधिवक्ता को किसी ऐसे मामले में जिसमें वह स्वयं आर्थिक रूप से हितबद्ध है, कार्य अथवा अभिवचन नहीं करना चाहिए। प्रश्न 7. सर, एक अधिवक्ता के अपने मुवक्किल के प्रति क्या कर्तव्य हैं? विस्तार से बताइए। What are the duties of an advocate towards his client? Explain in detail. उत्तर। एक अधिवक्ता के अपने मुवक्किल के प्रति कर्तव्य। Duties of an advocate towards his client. एडवोकेट अधिनियम की धारा 49(c) के अधीन भारतीय विधिज्ञ परिषद द्वारा जो नियम बनाए गए हैं, उनमें नियम 11 से 33 तक उन नियमों का उल्लेख किया गया है जिनमें यह बताया गया है कि एक अधिवक्ता के अपने मुवक्किल के प्रति क्या कर्तव्य हैं। वे कर्तव्य निम्नलिखित हैं। 1. दोनों एक दूसरे के प्रति निष्ठावान बने रहें। अधिवक्ता का अपना कर्तव्य है कि वह किसी पक्षकार का मामला लेकर उसके अंतिम निस्तारण तक अपने कर्तव्यों का समुचित रूप से निर्वहन करे। जब पक्षकार द्वारा अधिवक्ता पर विश्वास व्यक्त किया जाता है तो अधिवक्ता का भी यह कर्तव्य हो जाता है कि वह उस विश्वास को कोई आंच नहीं आने दे। वह ऐसा कोई कार्य नहीं करे जिससे पक्षकारों को नुकसान हो और उनका विश्वास टूट जाए। इसी प्रकार पक्षकारों का भी यह कर्तव्य है कि वह जिस विश्वास के साथ अधिवक्ता के पास आया है उस विश्वास को अंतिम क्षण तक बनाए रखे। वह ऐसा कोई कार्य नहीं करे जिससे अधिवक्ता की निष्ठा पर आंच आए। इस प्रकार अधिवक्ता व पक्षकार की आपसी निष्ठा पर उनके मधुर संबंध यथावत बने रह सकते हैं। 2. अधिवक्ता की पूर्ण निष्ठा से पैरवी करे। दोनों पक्षों के बीच मधुर संबंध बनाए रखने के लिए यह परम आवश्यक है कि अधिवक्ता अपने पक्षकार के मामले की पूर्ण निष्ठा से पैरवी करे। वह उसमें किसी प्रकार की शिथिलता नहीं बरते। मामले की पैरवी के दौरान वह किसी अन्य व्यक्ति अथवा पक्षकार के प्रलोभन में नहीं आए। वह ऐसा कोई कार्य नहीं करे जो अपने पक्षकार के हितों के प्रतिकूल हो। अपने पक्षकार की पूर्ण निष्ठा से पैरवी करना अधिवक्ता का विधिक एवं नैतिक कर्तव्य भी है। पक्षसार स्वीकार किए जाने के उपरांत बिना किसी कारण के कोई अधिवक्ता अपने को वाद से अलग नहीं कर सकता।
श्रीमती बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1997 RLT 1 के मामले में मद्रास उच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट रूप से कहा है कि अधिवक्ता यदि पक्षकार के मामले की ठीक तरह से पैरवी नहीं करता है अथवा उसमें लापरवाही करता है तो ऐसे अधिवक्ता के विरुद्ध उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही की जा सकती है। 3. दुरभिसंधि नहीं करे। अधिवक्ता का यह भी कर्तव्य है कि वह मामले की पैरवी के दौरान विरोधी पक्षकार से किसी प्रकार की दुरभिसंधि नहीं करे। दुरभिसंधि से अभिप्राय यह है कि अधिवक्ता विरोधी पक्षकार से मिलकर अपने पक्षकार को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाए। यदि कोई अधिवक्ता इस प्रकार का कृत्य करता है तो इससे दोनों पक्षों में संबंधों में कटुता आना स्वाभाविक है, अतः अधिवक्ताओं को इस प्रवृत्ति से बचना चाहिए। 4. अच्छा व्यवहार करे। अधिवक्ता एवं पक्षकारों के बीच वैश्वासिक संबंध बनाए रखने के लिए यह भी अपेक्षित है कि अधिवक्ता एवं पक्षकार दोनों एक दूसरे के प्रति अच्छा व्यवहार करें, एक दूसरे का सम्मान करें और एक दूसरे के प्रति निष्ठावान बने रहें। व्यवहार से अभिप्राय यह है कि अधिवक्ता अथवा पक्षकार एक दूसरे के प्रति अभद्र, अश्लील व संसदीय भाषा का प्रयोग नहीं करे, छोटी छोटी बातों को लेकर तनाव अथवा उत्तेजना पैदा नहीं करें। दोनों ही पक्ष अर्थात अधिवक्ता और पक्षकार एक टीम भाव से कार्य करें। 5. वित्तीय संसूचनाओं को प्रकट नहीं करें। अधिवक्ताओं का यह कर्तव्य है कि पैरवी के दौरान उन्हें अपने पक्षकारों से जो भी गोपनीय सूचनाएं दी जाती है उन गोपनीय सूचनाओं को इस तरह प्रकट नहीं करें कि उनके पक्षकारों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 126 के अंतर्गत ऐसी संसूचनाओं को प्रकट न करने का अधिवक्ता का विशेषाधिकार मिला हुआ है। अधिवक्ता इस विशेषाधिकार का अपने पक्षकारों के हितों में प्रयोग करे। ऐसा इसलिए आवश्यक है कि यदि अधिवक्ता पक्षकार द्वारा प्राप्त सूचनाओं को इस तरह प्रकट कर देता है कि उससे पक्षकारों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो दोनों के बीच संबंधों में कटुता आ सकती है। 6. समुचित पारिश्रमिक ले। कई बार ये देखा जाता है कि अधिवक्ता की फीस को लेकर पक्षकार व अधिवक्ता के बीच विवाद उत्पन्न हो जाते हैं। ये भी सुनने में आता है कि अधिवक्ता कई बार अपने पक्षकारों से अत्यधिक फीस वसूल कर लेते हैं। इससे पक्षकारों में असंतोष पैदा होता है। अधिवक्ता को चाहिए कि वह राज्य विधिज्ञ परिषद द्वारा निर्धारित शुल्क ही अपने मुवक्किल से प्राप्त करें। निर्धारित किया गया पारिश्रमिक यदि मुवक्किल देने में असमर्थ है तो अधिवक्ता शुल्क में छूट दे सकता है, परंतु निर्धारित शुल्क से अधिक पारिश्रमिक वसूल नहीं कर सकता। साथ ही यह भी सुनने में आता है कि कई बार पत्रकार भी अपने अधिवक्ता को अनुबंधित फीस का संदाय नहीं करते हैं। इससे भी दोनों पक्षों के संबंध में कटुता उत्पन्न हो जाती है और कभी कभी वह विवाद का रूप ले लेता है। अतः दोनों पक्षों का यह कर्तव्य है कि वे फीस के लेन देन में ईमानदारी बरतें। 7. पक्षकारों को सुने। अधिवक्ताओं का यह दायित्व है कि वह अपने पक्षकारों की बात को अच्छी तरह सुने। अधिवक्ता पक्षकारों को उपेक्षा की दृष्टि से नहीं देखे। जो भी सूचनाएं, साक्ष्य आदि पक्षकारों द्वारा अधिवक्ता को दी जाती हैं उस पर अधिवक्ता ध्यान दे और पक्षकार की बात को न्यायालय के समक्ष रखने का पूरा प्रयास करे। यदि अधिवक्ता अपने पक्षकार की उपेक्षा करने लगता है तो न केवल दोनों पक्षों के बीच संबंध बिगड़ जाते हैं अपितु पक्षकार अपने पूर्व अधिकार को छोड़कर किसी अन्य अधिवक्ता को नियुक्त कर लेता है। अतः इस प्रवृत्ति से बचने के लिए वह आवश्यक है कि अधिवक्ता अपने पक्षकार को सुनवाई का समुचित समय दे। दाशून्य हनीराज एल शून्य चुलानी बनाम बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एर 1996 SC 2076 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह सही कहा है कि अधिवक्ताओं का पेशा एक पूर्णकालिक पेशा है। अधिवक्ताओं को अपने व्यवसाय के प्रति समर्पित होकर कार्य करना होता है। उन्हें अपने पक्षकारों को पूर्ण समय भी देना पड़ता है। अतः यह आवश्यक है कि कोई भी अधिवक्ता विधि व्यवसाय के अलावा अन्य कोई व्यवसाय नहीं करे, क्योंकि यदि अधिवक्ता अन्य कोई व्यवसाय करता है तो वह अपने पक्षकार को समुचित समय नहीं दे पाएगा और उनके साथ न्याय भी नहीं कर पाएगा। वकील एवं मुवक्किल के बीच मधुर संबंधों को कायम रखने के लिए उपरोक्त बातों के अलावा यह भी अपेक्षित है कि अधिवक्ता 1. अपने पक्षकार की अनुपस्थिति पर न्यायालय में उसका प्रतिनिधित्व करे तथा पक्षकार को उपस्थिति से अभिमुक्ति दिलाए। 2. पक्षकारों पर असम्य कसर अनड्यू इन्फ्लुएंस का प्रयोग नहीं करे। 3. अपने पक्षकार की वादग्रस्त संपत्ति के साथ किसी प्रकार का संव्यवहार ट्रांजैक्शन नहीं करें। 4. पक्षकारों की ओर से कूट दस्तावेजों की रचना न करे। 5. पक्षकार यदि निर्धन है तो उसे राज्य की ओर से निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास करे। प्रश्न 7. एक अधिवक्ता का अपने सहयोगियों, एक समाज तथा एक प्रतिपक्षी के प्रति कर्तव्यों के संबंध में भारतीय विधिज्ञ परिषद द्वारा बनाए गए नियमों का उल्लेख कीजिए। स्टेट द रेट्स मेड बाय बार काउंसिल ऑफ इंडिया रिलेटिंग टू द ड्यूटीज ऑफ एन एडवोकेट टुवर्ड्स आई कलीग्स, ई सोसाइटी एंड ई ओपोनेंट्स। उत्तर आई सहयोगियों के प्रति अधिवक्ता का कर्तव्य। भारतीय विधिज्ञ परिषद नियमावली के अनुभाग में अधिवक्ता के अपने सहयोगियों के प्रति कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। नियम 36, 37, 38 तथा 39 के अंतर्गत अधिवक्ता का अपने सहयोगियों के प्रति कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। नियम 36 के अनुसार कोई अधिवक्ता कार्य हेतु याचना अथवा विज्ञापन नहीं करेगा। ऐसा वह प्रत्यक्ष रूप से अथवा परोक्ष रूप से किसी भी रूप से नहीं करेगा। विज्ञापन चाहे परिपत्र, दलाल, निजी सूचनाएं, निजी संबंधों, अनावश्यक साक्षात्कार प्रेरित करने वाले समाचार पत्रों में टिप्पणियां अथवा जिस मामले में अधिवक्ता रूप में नियुक्त है उसके संबंध में फोटो खिंचवाना जो किसी माध्यम से हो वर्जित है। उसके नाम का साइनबोर्ड युक्त आकार का होना चाहिए। नियम 37 के अनुसार कोई भी अधिवक्ता किसी अभिकरण द्वारा विधि के अनाधिकृत विधि व्यवसाय को संभव बनाने में अथवा संभव बनाने में सहायता के रूप में अपने नाम के प्रयोग की अनुमति नहीं प्रदान करेगा। नियम 38 उपबंध करता है कि अधिवक्ता नियमों के अंतर्गत कर योग्य फीस से कम फीस स्वीकार नहीं करेगा जबकि मुवक्किल उसका भुगतान करने में समर्थ है। नियम 39 के अनुसार यदि किसी मामले में नियुक्त किया गया अधिवक्ता वकालतनामा अथवा उपस्थित होने का ज्ञापन दाखिल कर दिया है तो बिना उसकी सम्मति के कोई भी अधिवक्ता उस मामले में उपस्थित नहीं होगा। ऐसे मामले में यदि सम्मति प्रस्तुत नहीं की जाती है तो वह न्यायालय से प्रार्थना करेगा और न्यायालय की अनुमति प्राप्त होने के बाद ही न्यायालय में उपस्थित होगा। धारा 39 का उद्देश्य अपने सहयोगी अधिवक्ता के बीच अधिवक्ता द्वारा सद्भाव कायम रखना है। यह वृत्तिक आचार का तत्व है कि अधिवक्ता किसी भी मुवक्किल से उसके अधिवक्ता को बदलने के लिए हतोत्साहित न करें।
अधिवक्ता को चाहिए कि वह अपने सहयोगी अधिवक्ताओं को अपने कर्तव्य के वहन में मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखे। एक समाज के प्रति अधिवक्ता का कर्तव्य। भारतीय विधिज्ञ परिषद नियमावली के अनुभाग 1 में अधिवक्ता का समाज के किसी व्यक्ति को विधिक सहायता देने के कर्तव्य का वर्णन किया गया है। नियम 46 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि अधिवक्ता के रूप में कार्य करते हुए प्रत्येक अधिवक्ता अपने मस्तिष्क में धारणा करेगा कि जिस व्यक्ति को अधिवक्ता की सेवा की आवश्यकता है उसे विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार है, भले ही वह पूर्ण अथवा पर्याप्त रूप से अधिवक्ता को फीस देने में समर्थ नहीं है, और अधिवक्ता का अपने आर्थिक स्थिति की सीमा के भीतर किजन और दलित व्यक्ति को विधिक सहायता देना समाज के प्रति उसका सर्वोच्च दायित्व है। अधिवक्ता का अपने प्रतिपक्ष के प्रति कर्तव्य। भारतीय विधिज्ञ परिषद की नियमावली के अनुभाग 3 में अधिवक्ता के प्रतिपक्षी पक्षकार के प्रति कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। नियम 34 के अनुसार किसी विवाद के विषय पर अधिवक्ता को उस अधिवक्ता के माध्यम के सिवाय किसी भी पक्षकार से किसी तरह से संसूचना अथवा वार्ता नहीं करना चाहिए जो अधिवक्ता उस पक्षकार का प्रतिनिधित्व करता है। तात्पर्य यह है कि पक्षकार का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता के माध्यम से ही विवाद की विषय वस्तु पर वार्ता की जा सकती है। नियम 35 उपबंध करता है कि अधिवक्ता प्रतिपक्षी पक्षकार को दिए गए समस्त वचनों को पूरा करने का यथाशीघ्र प्रयास करेगा, भले ही वह लिखित न हो अथवा न्यायालय के नियमों के अंतर्गत प्रवर्तनीय न हो। इन दोनों दायित्वों को पूरा करने पर विपक्षी अधिवक्ता की दृष्टि में अधिवक्ता की छवि उत्कृष्ट हो सकेगी। प्रतिपक्षी पक्षकार के प्रति अधिवक्ता का कर्तव्य समता तथा व्यवहार में न्यायोचितता पर आधारित होता है। चंद्रशेखर सोनी बनाम बार काउंसिल ऑफ राजस्थान एंड अदर्स A0I0R0 1983 को 1012 के बाद में उच्चतम न्यायालय ने प्रतिस्थापित किया है कि किसी पक्षकार के पक्षसार को स्वीकार करने के उपरांत दूसरे पक्षकार के पक्षसार को स्वीकार करना अधिवक्ता द्वारा वृत्तिक आचार संहिता का उल्लंघन है। प्रश्न 8 भारतीय विधिज्ञ परिषद बार काउंसिल ऑफ इंडिया क्या है? उसके गठन तथा कार्यों का उल्लेख कीजिए। व्हाट इज बार काउंसिल ऑफ इंडिया? डिस्कस इट्स कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंक्शंस। उत्तर, भारतीय विधिज्ञ परिषद बार काउंसिल ऑफ इंडिया। भारतीय विधिज्ञ परिषद बार काउंसिल ऑफ इंडिया से तात्पर्य उन राज्य क्षेत्रों के लिए जिन पर अधिवक्ता अधिनियम 1961 का विस्तार है, धारा 4 के अधीन गठित विधिज्ञ परिषद से है। इस प्रकार अधिनियम की धारा 4 के अधीन गठित परिषद को भारतीय विधिज्ञ परिषद कहते हैं। गठन कॉन्स्टिट्यूशन उन राज्य क्षेत्रों के लिए जिन पर इस अधिनियम का विस्तार है, भारतीय विधिज्ञ परिषद के नाम से ज्ञात एक विधिज्ञ परिषद होगी जो निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात 1 भारत का महान्यायवादी पदेन, 2 भारत का महासॉलिसिटर पदेन, 3 प्रत्येक राज्य के द्वारा अपने सदस्यों में से निर्वाचित एक सदस्य। कोई भी व्यक्ति भारतीय विधिज्ञ परिषद के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक उसके पास धारा 3 की उपधारा 2 के परंतुक में विनिर्दिष्ट अर्हताएं न हो। भारतीय विधिज्ञ परिषद का एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा जो उस परिषद द्वारा ऐसी रीति से निर्वाचित किया जाएगा जो विहित की जाए। अधिवक्ता संशोधन अधिनियम 1977 के प्रारंभ के ठीक पूर्व भारतीय विधिज्ञ परिषद के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद धारण करने वाला व्यक्ति ऐसे प्रारंभ पर यथास्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद धारण नहीं करेगा, परंतु ऐसा व्यक्ति अपने पद के कर्तव्यों का पालन तब तक करता रहेगा जब तक कि परिषद का यथास्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष जो अधिवक्ता संशोधन अधिनियम 1977 के प्रारंभ के पश्चात निर्वाचित हुआ है, पदभार ग्रहण नहीं लेता। भारतीय विधिज्ञ परिषद के ऐसे सदस्य की जो राज्य विधिज्ञ परिषद द्वारा निर्वाचित किया गया हो पदावधि। 1 राज्य विधिज्ञ परिषद के ऐसे सदस्य की दशा में जो वह पद पदेन धारण करता हो उसके निर्वाचन की तारीख से 2 वर्ष होगी या उस तक होगी जिसको वह राज्य विधिज्ञ परिषद का सदस्य न रह जाए, इनमें से जो भी अवधि पहले हो, और 2 किसी अन्य दशा में उतनी अवधि के लिए होगी जितनी के लिए वह राज्य विधिज्ञ परिषद के सदस्य के रूप में पद धारण करता हो। परंतु प्रत्येक ऐसा सदस्य भारतीय विधिज्ञ परिषद के सदस्य के रूप में अपने पद पर तब तक बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी निर्वाचित नहीं कर लिया जाता है। विधिज्ञ परिषद का निगमित निकाय होना। प्रत्येक विधिज्ञ परिषद शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा वाली एक निगमित निकाय होगी जिसे स्थावर तथा जंगम दोनों प्रकार की संपत्ति अर्जित और धारण करने तथा संविदा करने की शक्ति होगी, और जिस नाम से वह ज्ञात हो उस नाम से वह वाद ला सकेगी और उस पर वाद लाया जा सकेगा। भारतीय विधिज्ञ परिषद के कार्य। फंक्शंस ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया। 1 अधिवक्ताओं के लिए वृत्तिक आचार प्रोफेशनल कॉन्डक्ट और शिष्टाचार के मानक स्टैंडर्ड निर्धारित करना। 2 अपनी अनुशासन समिति द्वारा और प्रत्येक राज्य विधिज्ञ परिषद की अनुशासन समिति द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया निर्धारित करना। 3 अधिवक्ताओं के अधिकारों विशेषाधिकारों और हितों की रक्षा करना। 4 विधि सुधार का उन्नयन और उसका समर्थन करना। 5 अधिवक्ता अधिनियम 1961 के अधीन उत्पन्न होने वाले किसी ऐसे मामले में कार्यवाही करना और उसे निपटाना जो उसे किसी राज्य विधिज्ञ परिषद द्वारा निर्दिष्ट किया जाए। 6 सभी राज्यों के विधिज्ञ परिषदों का साधारण पर्यवेक्षण और उन पर नियंत्रण रखना। 7 विधि शिक्षा का उन्नयन करना और ऐसी शिक्षा प्रदान करने वाले भारत के विश्वविद्यालयों और राज्य विधिज्ञ परिषदों से विचार विमर्श करके ऐसी शिक्षा के मानक निर्धारित करना। 8 ऐसे विश्वविद्यालयों को मान्यता देना जिनकी विधि की उपाधि अधिवक्ता के रूप में नामांकित किए जाने के लिए अर्हता होगी और उस प्रयोजन के लिए विश्वविद्यालयों में जाना और उनका निरीक्षण जैसे निर्देश इसकी ओर से दिए जाते हैं उन्हें वैसे ही विश्वविद्यालयों की देखरेख एवं निरीक्षण करना। 9 विधि विषयों पर प्रतिष्ठित विधिशास्त्रियों द्वारा परिसंवादों का संचालन और वार्ताओं का आयोजन करना और विधिक रुचि की पत्र पत्रिकाएं और लेख प्रकाशित करना। 10 विहित रीति से निर्धनों को विधिक सहायता देने के लिए आयोजन करना। 11 भारत के बाहर प्राप्त विधि की विदेशी अर्हताओं को इस अधिनियम के अधीन अधिवक्ता के रूप में प्रवेश पाने के प्रयोजन के लिए पारस्परिक आधार पर मान्यता देना। 12 विधिज्ञ परिषद की निधियों का प्रबंध और उनका विनिधान करना। 13 अपने सदस्यों के निर्वाचन की व्यवस्था करना। 14 इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन विधिज्ञ परिषद को प्रदत्त अन्य सभी कृत्यों का पालन करना।
15. पूर्वोक्त कृत्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक अन्य सभी कार्य करना। 16. भारतीय विधिज्ञ परिषद विहित रीति से एक या अधिक निधियों का गठन निम्नलिखित प्रयोजन के लिए अर्थात 1. निर्धन, नी, शक्त या अन्य अधिवक्ताओं के लिए कल्याणकारी स्कीमों के संचालन के लिए वित्तीय सहायता देने के लिए। 2. इस निमित्त बनाए गए नियमों के अनुसार विधिक सहायता या सलाह देने के लिए कर सकेगी। 3. विधि पुस्तकालय स्थापित करना। भारतीय विधिज्ञ परिषद में विनिर्दिष्ट सभी प्रयोजनों या उनमें से किसी प्रयोजन के लिए अनुदान, संदान, दान या उपकृतियां प्राप्त कर सकेंगी जो उस उपधारा के अधीन गठित समुचित निधि या निधियों में जमा की जाएगी। प्रश्न 9. भारतीय विधिज्ञ परिषद की शक्तियों की विवेचना कीजिए। डिस्क्राइब द पावर्स ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया। और भारतीय विधिज्ञ परिषद की नियम बनाने की शक्ति को समझाइए। एक्सप्लेन द पावर्स ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया टू मेक रूल्स। उत्तर। बार काउंसिल ऑफ इंडिया की शक्तियां। पावर्स ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया। भारतीय विधिज्ञ परिषद को नियम बनाने की निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त हैं। 1. नियम बनाने की शक्ति, पावर्स टू मेक रूल्स। भारतीय विधिज्ञ परिषद को धारा 15 तथा धारा 49 के अंतर्गत नियम बनाने की निम्नलिखित शक्ति प्राप्त है। 1. धारा 15 के अधीन भारतीय विधिज्ञ परिषद अध्याय 2 के प्रावधानों के लिए निम्नलिखित विषयों पर नियम बना सकती है। 1. विधिज्ञ परिषद के सदस्यों का गुप्त मतदान द्वारा निर्वाचन, जिसके अंतर्गत वे शर्तें भी हैं जिनके अधीन रहते हुए व्यक्ति डाक मतपत्र के अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। निर्वाचक नामावलियां तैयार करना और उनका पुनरीक्षण और वह रीति जिससे निर्वाचन के परिणाम प्रकाशित किए जाएंगे। 2. विधिज्ञ परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन की रीति। 3. वह रीति जिससे और वह प्राधिकारी जिसके द्वारा विधिज्ञ परिषद के लिए या अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के पद के लिए किसी निर्वाचन की विधिमान्यता के बारे में शंकाओं और विवादों का अंतिम रूप से विनिश्चित किया जाएगा। 4. विधिज्ञ परिषद में आकस्मिक रिक्तियों को भरना। 5. विधिज्ञ परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की शक्तियां और कर्तव्य के लिए नियम बनाना। 6. धारा 6 की उपधारा 2 और धारा 7 की उपधारा 2 में निर्दिष्ट वित्तीय सहायता देने या विधिक सहायता या सलाह देने के प्रयोजन के लिए विधिज्ञ परिषद द्वारा एक या अधिक निधियों का गठन करना। 7. निर्धनों के लिए विधिक सहायता और सलाह देने के लिए आयोजन और उस प्रयोजन के लिए समितियों और उपसमितियों का गठन और उनके कृत्य तथा उन कार्यवाहियों का विवरण जिनके संबंध में विधिक सहायता या सलाह दी जा सकती है। 8. विधिज्ञ परिषद के अधिवेशन बुलाना और उनका आयोजन, उनमें काबार का संचालन और उनमें गणपूर्ति के लिए आवश्यक सदस्य संख्या की नियुक्ति करना। 9. विधिज्ञ परिषद की किसी समिति का गठन और उसके कृत्य और किसी ऐसी समिति के सदस्यों की पदावधि निर्धारित करना। 10. ऐसी किसी समिति के अधिवेशन बुलाना और उनका आयोजन, उनमें काबार के संव्यवहार और गणपूर्ति के लिए आवश्यक सदस्य संख्या का निर्धारण करना। 11. विधिज्ञ परिषद के सचिव, लेखाकार और अन्य कर्मचारियों की अर्हताएं और उनकी सेवा की शर्तें निर्धारित करना। 12. विधिज्ञ परिषद द्वारा लेखा बहियों तथा अन्य पुस्तकों का रखा जाना। 13. लेखा परीक्षकों की नियुक्ति और विधिज्ञ परिषद के लेखाओं की लेखा परीक्षा कराना। 14. विधिज्ञ परिषद की निधियों का प्रबंध और विनिधान करना। किसी राज्य विधिज्ञ परिषद द्वारा इस धारा के अधीन बनाए गए नियम तब तक प्रभावी नहीं होंगे जब तक भारतीय विधिज्ञ परिषद उनका अनुमोदन न कर दे। 2. धारा 49 के अनुसार भारतीय विधिज्ञ परिषद निम्नलिखित विषयों पर नियम बना सकती है। 1. वे शर्तें जिनके अधीन रहते हुए कोई अधिवक्ता राज्य विधिज्ञ परिषद के किसी निर्वाचन में मतदान करने के लिए हकदार हो सकेगा जिनके अंतर्गत मतदाताओं की अर्हताएं या निरर्हताएं भी हैं, और वह रीति जिससे मतदाताओं की निर्वाचक नामावली राज्य विधिज्ञ परिषद द्वारा तैयार और पुनरीक्षित की जा सकेगी। 2. किसी विधिज्ञ परिषद की सदस्यता के लिए अर्हताएं और ऐसी सदस्यता के लिए निरर्हताएं। 3. वह समय जिसके भीतर और वह रीति जिससे धारा 3 की उपधारा 2 के परंतु को प्रभावी किया जा सकेगा। 4. वह रीति किसी अधिवक्ता के नाम को एक से अधिक राज्यों की नामावली में दर्ज किए जाने से रोका जा सकेगा। 5. वह रीति जिससे अधिवक्ताओं की परस्पर ज्येष्ठता अवधारित की जा सकेंगी। 6. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों में विधि की उपाधि के पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने के लिए अपेक्षित न्यूनतम अर्हताएं। 7. अधिवक्ताओं के रूप में नामांकित किए जाने के लिए हकदार व्यक्तियों का वर्ग या प्रवर्तन। 8. वे शर्तें जिनके अधीन रहते हुए किसी अधिवक्ता को विधि व्यवसाय करने का अधिकार होगा और वे परिस्थितियों जिनमें किसी व्यक्ति के बारे में यह समझा जाएगा कि वह किसी न्यायालय में विधि व्यवसाय करता है। 9. वह प्रारूप जिसमें एक राज्य की नामावली से दूसरे में किसी अधिवक्ता के नाम के अंतरण के लिए आवेदन किया जाएगा। 10. अधिवक्ताओं द्वारा अनुपालन किए जाने वाले वृत्तिक आचरण और शिष्टाचार के मानक। 11. भारत में विश्वविद्यालयों द्वारा अनुपालन किया जाने वाला विधि शिक्षा का स्तर और उस प्रयोजन के लिए विश्वविद्यालयों का निरीक्षण। 12. भारत के नागरिकों से भिन्न व्यक्तियों द्वारा विधि विषय में प्राप्त ऐसी विदेशी अर्हताएं जिन्हें इस अधिनियम के अधीन अधिवक्ता के रूप में प्रवेश पाने के प्रयोजन के लिए मान्यता दी जाएगी। 13. किसी राज्य विधिज्ञ परिषद की अनुशासन समिति द्वारा और अपनी अनुशासन समिति द्वारा अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया। 14. विधि व्यवसाय के मामले में वे निर्बंधन जिनके अधीन वरिष्ठ अधिवक्ता होंगे। 15. जलवायु को ध्यान में रखते हुए किसी न्यायालय या अधिकरण के समक्ष हाजिर होने वाले अधिवक्ताओं द्वारा पहनी जाने वाली पोशाकें या परिधान। 16. इस अधिनियम के अधीन किसी मामले की बाबत उद्गृहित की जा सकने वाली फीस। 17. राज्य विधिज्ञ परिषद के मार्गदर्शन के लिए साधारण सिद्धांत और वह रीति जिससे बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए गए निर्देशों या दिए गए आदेशों को प्रवर्तित किया जा सकेगा। 18. कोई अन्य बात जो विहित की जाए। 2. दुराचरण या अवचार के लिए अधिवक्ता को दंडित करने की शक्ति, पावर्स टू पनिश एडवोकेट फॉर मिसकॉन्डक्ट। धारा 36 के अनुसार जहां किसी शिकायत की प्राप्ति पर या अन्यथा भारतीय विधिज्ञ परिषद के पास यह विश्वास करने का कारण है कि कोई ऐसा अधिवक्ता जिसका नाम किसी राज्य नामावली में दर्ज नहीं है वृत्तिक या अन्य अवचार का दोषी रहा है, वहां वह उस मामले को अपनी अनुशासन समिति को निपटारे के लिए निर्दिष्ट करेगी।
इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया की अनुशासन समिति किसी राज्य विधिज्ञ परिषद की अनुशासन समिति के समक्ष किसी अधिवक्ता के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई के लिए लंबित किन्हीं कार्यवाहियों को या तो स्वप्रेरणा से या किसी राज्य विधिज्ञ परिषद की रिपोर्ट पर या किसी हितबद्ध व्यक्ति द्वारा उसको किए गए आवेदन पर जांच करने के लिए अपने पास वापस ले सकेगी और उसका निपटारा कर सकेगी। भारतीय विधिज्ञ परिषद की अनुशासन समिति इस धारा के अधीन किसी मामले के निपटारे में धारा 35 में अधिकथित प्रक्रिया का यथाशा के अनुपालन करेगी और उस धारा में महाधिवक्ता के प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वे भारत के महान्यायवादी के प्रति निर्देश हैं। इस धारा के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के निपटारे में भारतीय विधिज्ञ परिषद की अनुशासन समिति कोई ऐसा आदेश दे सकेगी जो किसी राज्य विधिज्ञ परिषद की अनुशासन समिति धारा 35 की उपधारा 3 के अधीन दे सकती है और जहां भारतीय विधिज्ञ परिषद की अनुशासन समिति के पास जांच के लिए किन्हीं कार्यवाहियों को वापस लिया गया है वहां संबद्ध राज्य विधिज्ञ परिषद ऐसे आदेश को प्रभावी करेगी। 3. अपील सुनने की शक्ति पावर्स टू हियर अपील्स धारा 37 के अनुसार किसी राज्य विधिज्ञ परिषद की अनुशासन समिति की धारा 35 के अधीन किए गए आदेश या राज्य के महाधिवक्ता के आदेश से व्यतीत कोई व्यक्ति आदेश की संसूचना की तारीख से 60 दिन के भीतर बार काउंसिल ऑफ इंडिया को अपील कर सकेगा। प्रत्येक ऐसी अपील की सुनवाई भारतीय विधिज्ञ परिषद की अनुशासन समिति द्वारा की जाएगी और वह समिति उस पर ऐसा आदेश जिसके अंतर्गत राज्य विधिज्ञ परिषद की अनुशासन समिति द्वारा अधिनियमित दंड को परिवर्तित करने का आदेश भी है पारित कर सकेगी जैसा वह ठीक समझे। परंतु राज्य विधिज्ञ परिषद की अनुशासन समिति का कोई भी आदेश व्यतीत व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना बार काउंसिल ऑफ इंडिया की अनुशासन समिति द्वारा इस प्रकार परिवर्तित नहीं किया जाएगा जिससे कि उस व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। 4. अन्य शक्तियां अदर पावर्स बार काउंसिल ऑफ इंडिया को निम्नलिखित अन्य शक्तियां प्राप्त हैं। 1. धारा 46 के अनुसार यदि भारतीय विधिज्ञ परिषद का यह समाधान हो जाता है कि किसी राज्य विधिज्ञ परिषद को इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का पालन करने के प्रयोजन के लिए निधि की आवश्यकता है तो वह अनुदान के रूप में या अन्यथा उस विधिज्ञ परिषद को ऐसी वित्तीय सहायता दे सकेगी जैसी वह ठीक समझे। 2. धारा 47 के अनुसार जहां केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट कोई देश भारत के नागरिकों को विधि व्यवसाय करने से रोकता है या उस राज्य में उनके प्रति अनुचित भेदभाव करता है वहां ऐसे किसी देश की कोई भी प्रजा भारत में विधि व्यवसाय करने की हकदार नहीं होगी। 3. धारा 48 के अनुसार भारतीय विधिज्ञ परिषद किसी भी समय इस अधिनियम के अधीन किसी ऐसी कार्यवाही का अभिलेख मंगा सकेगी जो किसी राज्य विधिज्ञ परिषद या उसकी किसी समिति द्वारा निपटाई गई है और जिसके विरुद्ध कोई अपील नहीं हो सकती है। ऐसा भारतीय विधिज्ञ परिषद ऐसे निपटारे की वैधता या औचित्य के बारे में अपना समाधान करने के प्रयोजन के लिए करेगी और उसके संबंध में ऐसे आदेश पारित कर सकेगी जो वह ठीक समझे। इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश जो किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है उसे सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना पारित किया जाएगा। 4. धारा 48A के अनुसार भारतीय विधिज्ञ परिषद या उसकी अनुशासन समिति से भिन्न उसकी समितियों में से कोई भी समिति इस अधिनियम के अधीन अपने द्वारा पारित किसी आदेश का उस आदेश की तारीख से 60 दिन के भीतर स्वप्रेरणा से या अन्यथा पुनर्विलोकन कर सकेगी। 5. धारा 48B के अनुसार किसी राज्य विधिज्ञ परिषद या उसकी किसी समिति के कृत्यों के उचित और दक्षतापूर्ण निर्वहन के लिए भारतीय विधिज्ञ परिषद अपने साधारण अधीक्षण और नियंत्रण की शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य विधिज्ञ परिषद या उसकी किसी समिति को ऐसे निर्देश दे सकेगी जो उसे आवश्यक प्रतीत हो और राज्य विधिज्ञ परिषद या समिति ऐसे निर्देशों का अनुपालन करेगी। जहां कोई राज्य विधिज्ञ परिषद किसी भी कारण से अपने कृत्यों का पालन करने में असमर्थ है वहां भारतीय विधिज्ञ परिषद पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उसके पदेन सदस्य को ऐसे निर्देश दे सकेगी जो उसे आवश्यक प्रतीत हों और ऐसे निर्देश उस राज्य विधिज्ञ परिषद द्वारा बनाए गए नियमों में किसी बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे। प्रश्न 10 और राज्य विधिज्ञ परिषद क्या है, इसके गठन व कार्यों को समझाए। व्हाट इज स्टेट बार काउंसिल? डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंक्शंस ऑफ स्टेट बार काउंसिल। उत्तर, राज्य विधिज्ञ परिषद। स्टेट बार काउंसिल राज्य विधिज्ञ परिषद से तात्पर्य अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 3 के अधीन गठित विधिज्ञ परिषद से है। इस प्रकार धारा 3 के अंतर्गत जो परिषद गठित होती है उसे राज्य विधिज्ञ परिषद कहते हैं। गठन कॉन्स्टिट्यूशन अधिनियम की धारा 3(1) उल्लेखित करती है कि भारत संघ के प्रत्येक राज्य क्षेत्र के लिए राज्य विधिज्ञ परिषद का गठन किया जाएगा। 1. धारा 3(2) उल्लेखित करती है कि राज्य विधिज्ञ परिषद निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी अर्थात 1. दिल्ली राज्य विधिज्ञ परिषद की दशा में भारत का अपर महासॉलिसिटर पदेन असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा राज्य विधिज्ञ परिषद की दशा में प्रत्येक राज्य अर्थात असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा का महाधिवक्ता पदेन पंजाब और हरियाणा राज्य विधिज्ञ परिषद की दशा में प्रत्येक राज्य अर्थात पंजाब और हरियाणा का महाधिवक्ता पदेन और किसी अन्य राज्य विधिज्ञ परिषद की दशा में उस राज्य का महाधिवक्ता पदेन। 2. 5,000 से अधिक के निर्वाचक मंडल वाली राज्य विधिज्ञ परिषद की दशा में 15 सदस्य, 5,000 से अधिक किंतु 10,000 से अधिक के निर्वाचक मंडल वाली राज्य विधिज्ञ परिषद की दशा में 20 सदस्य और 10,000 से अधिक के निर्वाचक मंडल वाली राज्य विधिज्ञ परिषद की दशा में 25 सदस्य जो राज्य विधिज्ञ परिषद की निर्वाचक नामावली के अधिवक्ताओं में से आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित हों। परंतु ऐसे निर्वाचित सदस्यों में से यथासंभव आधे के निकट सदस्य ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए जो भारतीय विधिज्ञ परिषद द्वारा इस निमित्त बनाए जाएं ऐसे व्यक्ति होंगे जो किसी राज्य नामावली में कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहे हों और ऐसे किसी व्यक्ति के संबंध में 10 वर्ष की उक्त अवधि की संगणना करने में वह अवधि भी सम्मिलित की जाएगी जिसके दौरान ऐसा व्यक्ति भारतीय विधिज्ञ परिषद अधिनियम 1926 का 38 के अधीन नामांकित अधिवक्ता रहा हो। 3. प्रत्येक राज्य विधिज्ञ परिषद का एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा जो उस परिषद द्वारा ऐसी रीति से निर्वाचित किया जाएगा जो विहित की जाए।
3A अधिवक्ता संशोधन अधिनियम 1977 का 38 के प्रारंभ के ठीक पूर्व किसी राज्य विधिज्ञ परिषद के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद धारण करने वाला प्रत्येक व्यक्ति ऐसे प्रारंभ पर यथास्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद धारण नहीं करेगा, परंतु ऐसा प्रत्येक व्यक्ति अपने पद के कर्तव्यों का तब तक पालन करता रहेगा जब तक कि प्रत्येक राज्य विधिज्ञ परिषद का यथास्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष जो अधिवक्ता संशोधन अधिनियम 1977 के प्रारंभ के पश्चात निर्वाचित हुआ है पदभार संभाल नहीं लेता। 4 कोई अधिवक्ता उपधारा 2 के अधीन किसी निर्वाचन में मतदान करने या किसी स्टेट बार काउंसिल के सदस्य के रूप में चुने जाने और सदस्य होने के लिए तब तक निर्हित होगा जब तक उसके पास ऐसी अर्हताएं न हो या वह ऐसी शर्तें पूरी न करता हो जो भारतीय विधिज्ञ परिषद द्वारा इस निमित्त विहित की जाएं और किन्हीं ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए जो बनाए जाएं। प्रत्येक राज्य विधिज्ञ परिषद द्वारा निर्वाचक नामावली तैयार की जाएगी और समय समय पर पुनरीक्षित की जाएगी। राज्य विधिज्ञ परिषद के कार्य। फंक्शंस ऑफ स्टेट बार काउंसिल। राज्य विधिज्ञ परिषद के निम्नलिखित कार्य हैं। 1 अपनी नामावली में अधिवक्ता के रूप में व्यक्तियों को प्रविष्ट करना। 2 अधिवक्ता की नामावली तैयार करना और उसे बनाए रखना। 3 अपनी नामावली के अधिवक्ताओं के विरुद्ध अविचार के मामले ग्रहण करना और उनका अवधारण करना। 4 अपनी नामावली के अधिवक्ताओं के अधिकारों, विशेषाधिकारों और हितों की रक्षा करना। 5 धारा 7 की उपधारा 2 के खंड क और इस धारा की उपधारा 2 के खंड क में निर्देशित की गई कल्याण योजनाओं के प्रभावकारी संचालन के प्रयोजनों के लिए अधिवक्ता संघ के विकास में वृद्धि करना। 6 विधि सुधार का उन्नयन और उसका समर्थन करना। 7 विधिक विषयों पर प्रतिष्ठित विधिक शास्त्रियों द्वारा परिसंवादों का संचालन और वार्ताओं का आयोजन करना और विधि से संबंधित पत्रिकाओं और लेख प्रकाशित करना। 8 विहित रीति से निर्धनों को विधिक सहायता देने के लिए विधिक सहायता केंद्र आयोजित करना। 9 विधिज्ञ परिषद की निधियों का प्रबंध और उनका विनिधान करना। 10 अपने सदस्यों के निर्वाचन की व्यवस्था करना। 11 धारा 7 की उपधारा 1 के खंड 1 के अंतर्गत दिए गए निर्देशों के अनुसार विश्वविद्यालयों की देखभाल एवं निरीक्षण करना। 12 इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन विधिज्ञ परिषद को प्रदत्त अन्य सभी कृत्यों का पालन करना। 13 पूर्वोक्त कृत्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक अन्य सभी कार्य करना। 14 राज्य विधिज्ञ परिषद विहित रीति से 1 या अधिक निधियों का गठन निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए अर्थात हैं। निर्धन, निःशक्त या अन्य अधिवक्ताओं के लिए कल्याणकारी योजनाओं के संचालन के लिए वित्तीय सहायता देने के लिए। इस निमित्त बनाए गए नियमों के अनुसार विधिक सहायता या सलाह देने के लिए। सब पुस्तकालयों को स्थापित करना। 15 राज्य विधिज्ञ परिषद विनिर्दिष्ट सभी प्रयोजनों या उनमें से किसी प्रयोजन के लिए अनुदान, संदान, दान या उपकृतियां प्राप्त कर सकेगी जो उस उपधारा के अधीन गठित समुचित निधि या निधियों में जमा की जाएगी। प्रश्न 10 राज्य विधिज्ञ परिषद की शक्तियों की विवेचना कीजिए। डिस्क्राइब द पावर्स ऑफ स्टेट बार काउंसिल। उत्तर, स्टेट बार काउंसिल की शक्तियां। पावर्स ऑफ स्टेट बार काउंसिल। अधिवक्ता अधिनियम के अंतर्गत राज्य विधिज्ञ परिषद को निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त। 1 नियम बनाने की शक्ति। पावर्स टू मेक रूल्स। धारा 28 के अंतर्गत राज्य विधिज्ञ परिषद निम्नलिखित विषयों पर नियम बना सकती है। 1 वह समय जिसके भीतर और वह प्रारूप जिसमें कोई अधिवक्ता धारा 20 के अधीन किसी राज्य विधिज्ञ परिषद की नामावली में अपना नाम दर्ज कराने का अपना आशय प्रकट करेगा। 2 वह प्रारूप जिसमें विधिज्ञ परिषद को उसकी नामावली में अधिवक्ता के रूप में प्रवेश के लिए आवेदन किया जाएगा और वह रीति जिससे ऐसे आवेदन का विधिज्ञ परिषद की नामांकन समिति द्वारा निपटारा किया जाएगा। 3 वे शर्तें जिनके अधीन रहते हुए कोई व्यक्ति ऐसी किसी नामावली में अधिवक्ता के रूप में प्रविष्ट किया सकेगा। 4 वे किस्तें जिनमें नामांकन की फीस दी जा सकेगी। नियम तब तक प्रभावी नहीं होंगे जब तक वे भारतीय विधिज्ञ परिषद द्वारा अनुमोदित न कर दिए गए हों। 2 अवाचार के लिए अधिवक्ताओं को दंडित करने की शक्ति। पावर्स टू पनिश एडवोकेट फॉर मिसकॉन्डक्ट। धारा 35 के अनुसार। 1 जहां किसी शिकायत की प्राप्ति पर या अन्यथा किसी राज्य विधिज्ञ परिषद के पास यह विश्वास करने का कारण है कि उसकी नामावली का कोई अधिवक्ता वृत्तिक या अन्य अवाचार का दोषी रहा है, वहां वह मामले को अपनी अनुशासन समिति को निपटाने के लिए निर्दिष्ट करेगी। 1 राज्य विधिज्ञ परिषद अपनी अनुशासन समिति के समक्ष लंबित किसी कार्यवाही को या तो स्वप्रेरणा से या किसी हितबद्ध व्यक्ति द्वारा उसको किए गए आवेदन पर वापस ले सकेगी और यह निर्देश दे सकेगी कि जांच उस राज्य विधिज्ञ परिषद की किसी अन्य अनुशासन समिति द्वारा की जाए। 2 राज्य विधिज्ञ परिषद की अनुशासन समिति मामले की सुनवाई के लिए तारीख नियत करेगी और उसकी सूचना संबंधित अधिवक्ता को और राज्य के महाधिवक्ता को दिलवाएगी। 3 राज्य विधिज्ञ परिषद की अनुशासन समिति संबद्ध अधिवक्ता और महाधिवक्ता को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात निम्नलिखित आदेशों में से कोई आदेश कर सकेगी अर्थात 1 शिकायत खारिज कर सकेगी या जहां राज्य विधिज्ञ परिषद की प्रेरणा पर कार्यवाहियां आरंभ की गई थी वहां ये निर्देश दे सकेगी कि कार्यवाहियां फाइल कर दी जाएं। 2 अधिवक्ता को दंड दे सकेगी। 3 अधिवक्ता को विधि व्यवसाय से उतनी अवधि के लिए निलंबित कर सकेगी जितनी वह ठीक समझे। 4 अधिवक्ता का नाम अधिवक्ताओं की राज्य नामावली में से हटा सकेगी। 4 जहां कोई अधिवक्ता उपधारा 3 खंड ग के अधीन विधि व्यवसाय करने से निलंबित कर दिया गया है वहां वह निलंबन की अवधि के दौरान भारत में किसी न्यायालय में या किसी प्राधिकरण या व्यक्ति के समक्ष विधि व्यवसाय करने से वर्जित किया जाएगा। 5 जहां महाधिवक्ता को उपधारा 2 के अधीन कोई सूचना जारी की गई हो वहां महाधिवक्ता राज्य विधिज्ञ परिषद की अनुशासन समिति के समक्ष या तो स्वयं या उसकी ओर से हाजिर होने वाले किसी अधिवक्ता के माध्यम से हाजिर कर सकेगा। 3 समितियां तथा सदस्यों का गठन। अपॉइंटमेंट ऑफ कमिटीज एंड स्टाफ मेंबर्स। धारा 9, 9 तथा 10 के अंतर्गत विधिज्ञ परिषद अनुशासन समिति, विधिक सहायता समिति, कार्यकारिणी समिति, नामांकन समिति तथा शिक्षा समिति का गठन कर सकती है। इसके संबंध में परिषद नियमावली भी बना सकती है। विधिज्ञ परिषद अपने कार्य के लिए स्टाफ सदस्यों को भी नियुक्त कर सकती है। इस संबंध में वह नियम भी बना सकती है।
4. लेखा तथा लेखा परीक्षा रखने संबंधी शक्ति पावर्स टू मेंटेन अकाउंट्स एंड कॉन्डक्ट ऑडिट धारा 12 के अनुसार एक प्रत्येक विधिज्ञ परिषद ऐसी लेखा बहियां और अन्य बहियां ऐसे प्रारूप में और ऐसी रीति से रखवाएगी जो विहित की जाए। 2. विधिज्ञ परिषद के लेखाओं की लेखा परीक्षा कंपनी अधिनियम 1956 का 1 के अधीन कंपनियों के लेखा परीक्षकों के रूप में कार्य करने के लिए सम्यक रूप से अर्हित लेखा परीक्षाओं द्वारा ऐसे समयों पर और ऐसी रीति से की जाएगी जो विहित किए जाएं या की जाएं। 3. प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर यथासाध्य शीघ्रता से किंतु ठीक अगले वर्ष के दिसंबर के 31वें दिन के पश्चात नहीं, राज्य विधिज्ञ परिषद अपने लेखाओं की एक प्रति, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की एक प्रति सहित भारतीय सरकार को भेजेगी और उसे राजपत्र में प्रकाशित करवाएगी। 4. प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर यथासाध्य शीघ्रता से किंतु ठीक अगले वर्ष के दिसंबर के 31वें दिन के पश्चात नहीं, भारतीय विधिज्ञ परिषद अपने लेखाओं की एक प्रति, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की एक प्रति सहित केंद्रीय सरकार को भेजेगी और उसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित करवाएगी।